नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समुद्रगुप्त परक्रमांक के बारे में कुछ परिचय प्राप्त किया था। गुप्त डायनेस्टी को इस समय हम लोग देख रहे थे। समुद्रगुप्त को देखने के क्रम में हमने ये देखा कि उनके शरीर पर 100 घाव थे जो कि 100 युद्धों में उन्हें लगे थे और ये 100 युद्ध उन्होंने जीते थे। तो वो निश्चित रूप से पराक्रमी राजा थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कविताएं भी लिखते थे, मतलब विद्वान व्यक्ति थे, कविता में, साहित्य में उनकी रुचि थी और बाकी युद्ध लड़ने में भी वो पीछे नहीं हटते थे। तो सर्वगुण संपन्न जिसको कहा जाता है वो इनके अंदर दिखाई देता है। और वामन नाम के एक पोएट है, उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है काव्यालंकार सूत्र। तो इसमें इनका नाम मिलता है चंद्र प्रकाश, मतलब समुद्रगुप्त को ही चंद्र प्रकाश के नाम से संबोधित किया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में तो बहुत सारे जो महिमा मंडित नाम है वो इनके ऊपर रखे गए हैं। जैसे आप देखें, धर्मबंध प्राचीर या धर्म प्राचीर बंध भी कहा जाता है, वही धरणी बंध है। इसके अलावा पृथिव्याम प्रतिरथ। तो पृथिव्याम प्रतिरथ का मतलब होता है कि पृथ्वी पर जिसका कि कोई दूसरा कंपटीटर ना हो, मतलब वो अकेले हो, इसको कोई चुनौती देने वाला दूसरा व्यक्ति ना हो। इसके अलावा कविराज यानी कवियों का सम्राट, ये एक टाइटल थे क्योंकि ये कविताएं लिखा करते थे। और लिच्छवी दौहित्र, ये तो पीछे से आप देखते आ रहे हैं, लिच्छवियों से इनका मातृपक्ष से संबंध था। और परम भट्टारक की उपाधि। तो ये सारी जो टाइटल है ये प्रयाग प्रशस्ति से हमें प्राप्त होती है एविडेंस के तौर पर। और इसी प्रशस्ति में, प्रशस्ति का मतलब ही होता है प्रशंसा, तो यहाँ प्रशंसा की गई है और उसमें अतिशयोक्ति यानी थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन किया जाता है। जितना आदमी होता नहीं है उससे ज़्यादा, लेकिन तब भी ये पराक्रमी तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं। अब इसके बाद आप देखें, प्रशस्ति में इसे पृथ्वी का, मतलब समुद्रगुप्त के विषय में कहा गया है कि ये पृथ्वी पर निवास करने वाले देवता थे और ये कुबेर के समान धनी थे, वरुण के समान दानवीर थे, मतलब देने वाले थे, इंद्र के समान बहादुर थे और यम के समान दंडकर्ता थे, मतलब कहीं से कम नहीं थे किसी भी मामले में। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इन्हें मतलब समुद्रगुप्त के ही विषय में आगे भी देखा जा रहा है। तो इन्हें दानियों का दानी कहा गया है और कई लाख गायें ये ऐसे ही गोदान में दे देते थे। तो पहले गाय मूल संपदा हुआ करती थी, वैदिक संस्कृति में भी और बाद में जो पौराणिक संस्कृति है उसमें भी ये चीज़ दिखाई देती है। दोनों ही कल्चर जो है वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। सनातन कोई मूल रूप से अगर देखा जाए तो धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है जो कि तत्कालीन जो भारतवर्ष के निवासी थे उन्होंने अपनाई। बाद में ये धर्म के नाम पे हिंदू धर्म और इस तरह के धर्मों में विभक्त होने लगा, तो वो बाद की चीज़ है जब बुराइयां पनपने लगती हैं हर सभ्यता में। लेकिन सनातन जो है वो जीने का तरीका है। तो इसमें अलग अलग फेज आप देखेंगे। शुरुआत जो है वो वेदों से होती है, वैदिक लिटरेचर आता है, उनसे जुड़े हुए जो टेक्स्ट हैं जैसे कि ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सब दिखाई देते हैं। और उसके भी बाद वाला जो समय है जो कि मौर्य निरा दिखाई देती है। इसके अलावा गुप्त डायनेस्टी को आप देखते हैं, इस तरह का जो महाजनपद वाला काल और उसके बाद वाला समय है। तो उसमें आप देखें कि ये पौराणिक इतिहास में तब्दील हो जाता है, मतलब अब पुराणों पर लोग ज़्यादा बिलीव करने लगते हैं और यहीं से समस्या होती है, मतलब थोड़ा सा विरोधाभास पैदा होने लगता है। खैर उसमें हम नहीं उलझेंगे, यहाँ इतिहास को जानने से हमें मतलब है। तो आप देखें कि समुद्रगुप्त को ये पौराणिक कहानी के तौर पे प्राप्त होता है। आपने पीछे भी देखा था कि पुराणों में राजाओं की डायनेस्टी के परिचय, उनकी क्रोनोलॉजी मालूम होती है। तो ये वायु पुराण में गुप्तों का पूरा उल्लेख है, आप इसमें देख पा रहे हैं। द डोनर ऑफ सर्वल लैक काउज, मतलब कई लाख गायों को दान में देने वाले ये दानवीर थे। और प्रशस्ति में ये भी कहा गया है कि उदारता के कारण, मतलब इनके अंदर इतनी ज़्यादा उदारता थी कि सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध हमेशा के लिए समाप्त हो गया था। मतलब ऐसे माना जाता है कि सरस्वती और लक्ष्मी जो है वो कभी एक साथ टिकती नहीं है, कोई एक ही रहेगा। अगर सरस्वती रहेंगी तो लक्ष्मी पर्याप्त नहीं रहेंगी या फिर एकदम नहीं रहेंगी, और अगर लक्ष्मी रहेंगी तो फिर सरस्वती वहाँ से पलायन कर जाएंगी। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक साथ दिखाई दे रहे थे। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। अगर विद्वान व्यक्ति है और उसके साथ कर्मठ भी है, सिर्फ लंबे लंबे लेक्चर देने वाला नहीं है, कर्म भी करता है, तो निश्चित रूप से लक्ष्मी भी उसके पास होंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ देखते हैं आगे। तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन, अब इंस्क्रिप्शन के हिसाब से यानी जो एक प्रामाणिक प्रूफ है उसको देखने की आवश्यकता है। तो एविडेंस में ये कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसके मैक्सिमम पार्ट्स पे कब्जा कर लिया था। मतलब एक तो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, दूसरा इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। मतलब आप किसी ऐसे राज्य पर अपना प्रभाव जमा दीजिए जो कि सीमावर्ती है, तो वो बहुत सारे राज्यों को कंट्रोल कर लेगा। तो इससे नियंत्रण तो सेंट्रलाइज ही हुआ। हालांकि गुप्तों के समय का जो शासन है उसे आप देखेंगे तो ये केंद्रीकृत नहीं था,
ये जहाँ जहाँ अपने क्षेत्रों को जीतते थे, मतलब कोई राज्य या कोई क्षेत्र इन्होंने जीत लिया तो वहाँ पर अपने सामंत बना देते थे, और यही सामंत बाद में अमीर होकर अलग अलग होने लगते हैं, मतलब इनकी महत्वाकांक्षा काफ़ी बढ़ जाती है तो ये अपना राज्य बनाने लगते हैं। इसीलिए गुप्त साम्राज्य बाद वाला जो समय है उसमें विघटित होने लगता है। खैर, अब यहाँ पर देखते हैं तो समुद्रगुप्त ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल ये लंबे चौड़े एरिया पर बनाकर रखा हुआ था, पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इसमें सीमाओं को अगर आप देखें तो नेपाल के जो राज्य थे वो भी इसमें आते थे, और उत्तर में पंजाब, दक्षिण पूर्व जो है मतलब साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन है वहाँ कांचीपुरम का जो पल्लव किंगडम था वहाँ तक इनका जो साम्राज्य था, इनका जो अधिकार था वो पूरा विस्तृत था। ये सब हमने देखा। अभी रामगुप्त के बारे में देख लेते हैं। तो रामगुप्त वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर टू इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स। रामगुप्त वो पहला गुप्त शासक था जिसने कि कॉपर के सिक्के सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किए। नहीं तो सोने के सिक्के और पीछे की जो मुद्रा है उसका भी परिचय हम देखेंगे। और सम कॉपर कॉइन्स ऑफ रामगुप्त आर फाउंड फ्रॉम एरन एंड भिलसा, यानी एरन और भिलसा, ये भिलसा जो है इसको विदिशा कहा जाता है, मतलब इस स्थान से रामगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं, तब उसके आधार पर हम कहते हैं कि इन्होंने कॉपर कॉइन्स चलवाए थे। द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम भिलसा बियर द मार्किंग ऑफ, यहाँ आप देखिए इन पर किस तरह की मार्किंग की गई है। गरुड़ का चित्र है अलॉन्ग विथ रामगुप्त। रामगुप्त की जो मुद्रा है वो तो है ही है, उसके अलावा गरुड़ का उस पर मार्क किया गया है, तो इससे ये पता लगता है कि गरुड़ इनके लिए पवित्र था। और समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रोरी के तौर पे श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। ठीक है, श्रीलंका में उस समय जो कि सिंघल द्वीप कहा जाता था एक जमाने में, तो उसमें मेघवर्मन नाम का एक राजा रूल करता था जिस समय समुद्रगुप्त का भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन था। ऑन ऑर्डर ऑफ, यहाँ आप देख रहे हैं, ऑन द ऑर्डर ऑफ समुद्रगुप्त ही बिल्ट अ ग्रांट विहार फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क फॉर श्रीलंका। श्रीलंका में वैसे भी अशोक के समय में ही बुद्धिस्ट या आप कह लीजिए कि पूरा बुद्धिज्म जो है वो बड़े पैमाने पर फैल चुका था। अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को वहाँ पर भेजा था और उसका परिणाम ये होता है कि धर्म प्रचार वहाँ बड़े जोर शोर पे होता है, तो बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलता है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को रहने के लिए विहार का निर्माण करवाने का आदेश ये समुद्रगुप्त ने दिया था। इससे आपको क्या पता लगता है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ क्यों दी गई है? ये रिलीजियस टॉलरेंस को दर्शाता है, धार्मिक सहिष्णुता को। मतलब ये वैष्णव धर्म का पालन करते थे, लेकिन उसके बावजूद बौद्ध धर्म या जैन धर्म जो तत्काल में कंटेम्प्रोरी रिलीजन के तौर पर फैले हुए थे उनका भी सम्मान करते थे। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर वीणा के बारे में दिया हुआ है। वीणा एक वाद्य होता है जिसमें तार होते हैं, बड़ी सुरीली ध्वनि निकलती है। तो वीणा इज डिपिक्टेड ऑन द क्वाइन ऑफ समुद्रगुप्त ड्यूरिंग द रीजन ऑफ समुद्रगुप्त। द रूलर ऑफ कांची वाज विष्णुगोपा। यहाँ देखिए कांची का उस समय का जो राजा था वो विष्णुगोपा था। समकालीन भी पूछा जाता है तो ये कंटेम्प्रोरी वाला देख लीजिएगा। और वीणा बजाते हुए इसका चित्रांकन भी इसकी मुद्राओं पर किया गया है, ये आप देख सकते हैं। मतलब संगीत में इसकी रुचि थी, काव्य में रुचि थी, वो सब हमने देखा। सर्वगुण संपन्न के तौर पे इसे पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इसके साथ साथ और प्रयाग प्रशस्ति में जो बातें लिखी गई हैं उसको लोग अतिशयोक्ति मानते हैं कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर बखान कर दिया गया है। कोई आदमी ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कुछ लोग विलक्षण होते हैं, तो उन विलक्षण लोगों में संभव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों ही संभावनाएं जिंदा है। इतिहास तो सिर्फ कहीं सुनी बातों पर ही बिलीव करता है। लेकिन गुप्त डायनेस्टी के जो ये स्टार्टिंग वाले रूलर्स हैं, आप देखेंगे कि स्कंदगुप्त तक जो पूरी इनकी डायनेस्टी या इनकी क्रोनोलॉजी चली जाती है, और उसके बाद वाले भी, तो ये संस्कृति को सजोने में माहिर थे। जो वैदिक संस्कृति थी उसको इन्होंने सजो कर रखा था। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। अभी वीणा के साथ इसका जो चित्रांकन है उससे यही मालूम होता है कि इसकी म्यूजिक में पक्की रुचि थी, इंटरेस्ट था। तो यहाँ ये ग्रेट म्यूजिशियन था, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं था बल्कि ये बढ़िया तरीके से उसको बजाना भी जानता था और कई सारे संगीत वाद्यों का इसको ज्ञान था। अब यहाँ आप देखिए कि ये भी कहा गया है कि इट इज़ नोन फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ, ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है इसमें बताया गया है कि स्कंदगुप्त हैड अपॉइंटेड पर्णदत्त एज गोप्ता। गोप्ता का मतलब क्या होता है? तो ये मिलिट्री गवर्नर होता है। कभी कभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो गोप्ता का अर्थ जानते रहिए। ऑफ सौराष्ट्र रीजन, ये अलग अलग जानकारी है। देखिए यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन का मोड है वो चेंज हो गया है। यहाँ पे स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया और उससे ऊपर वाला जो है वो समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ पुराणिक सेक्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। पुराणों का सबसे जो बढ़िया डेवलपमेंट है वो गुप्त पीरियड में होता है। हालांकि पहले से ही हो रहा था, जैसे आप देख रहे थे कि विष्णु पुराण जो है उसमें मौर्य डायनेस्टी का पूरा जो परिचय है वो प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पुराण इन्हीं के समय में रचे गए, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से इनका रचने का काम होता है। अब यहाँ समुद्रगुप्त के समय के जो इंस्क्रिप्शन है उन्हें देख लेते हैं। तो एरन इंस्क्रिप्शन को देखिए। ये जो इंस्क्रिप्शन है मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है और इसमें इसकी खोज करने वाले कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें आमतौर पे हम एक हिस्टोरियन मतलब महान इतिहासविद के तौर पे देखते हैं। और एरन में इन्होंने खोजा था ऑन द बैंक ऑफ वीणा रिवर। ये जो वीणा नदी है इसके तट पे इसे खोजा गया था। और अर्किन रीजन, ये ईरान या ईरन के तौर पे देखा जाता है। इसका मूल नाम एरन था, ठीक है, और उसे अर्किन के तौर पे भी प्रोनाउंस किया गया है। तो ये बोलने का या अपना अपना उच्चारण का तरीका है। वाज द
भोगनगर ऑफ समुद्रगुप्त। ये समुद्रगुप्त का भोगनगर था। इन दिस इंस्क्रिप्शन इट्स अर्ली वाइफ मुदिता वर्तिनी, इसके अलावा दत्त शुल्का वाइफ दत्त देवी इसको कहा जाता है, एंड मेनी सन्स एंड ग्रैंड सन हैव बीन मेंशन। इसमें पूरा इसका जो परिवार था समुद्रगुप्त का, उसका परिचय प्राप्त होता है, मतलब राजा, खुद का राजा, उसके अलावा रानियाँ, उसके पुत्र पौत्र सभी। इट इज सेड दैट समुद्रगुप्त वॉज लाइक कुबेर वेन ही वॉज प्लीज्ड एंड यमराज वेन ही वॉज अंग्री। जब आप पीछे देख रहे थे तो आपने देखा था कि कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान वीर और यम के समान दंड करता था। जब ये क्रोधित होता था, दंड देने पर आता था तो यमराज बन जाता था, मतलब कोई मुरव्वत नहीं करता था। और कुबेर के समान जब ये प्रसन्न होता था तो धन वर्षा करता था, यानी लोगों में धन लुटाता था। मतलब एक राजा होने की जो प्रॉपर क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इसके अंदर थी। अभी चंद्रगुप्त सेकंड को देख लेते हैं, जो कि कहीं से इससे कम नहीं थे, बल्कि यहाँ ज़्यादा ही जो प्रसिद्धि है वो दिखाई देती है। तो 376 से लेकर 415 तक जो समय है वो यहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय का है, जिन्हें कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम लोग ज़्यादा जानते हैं। और यहाँ इनकी टाइटल अगर आप देखें तो ढेर सारी टाइटल, जैसे इनकी पहली तो उपाधि थी सहसांक, इसके अलावा शकारी। ये जो टाइम है ना, मतलब गुप्तों का, ये समुद्रगुप्त से लेकर फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तक, यानी चंद्रगुप्त सेकंड तक, और बाद में स्कंदगुप्त, तो हूण और शक ये बहुत परेशान करते हैं। और हूणों का बार बार आक्रमण ये भी परेशानी का जड़ बन जाता है। लेकिन आप देखिएगा कि स्कंदगुप्त का जो भीतरी इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बकायदा बताया गया है कि किस तरीके से स्कंदगुप्त बहुत भयंकर तरीके से हूणों को देश की सीमा, मतलब जो किंगडम था इनका, गुप्त एम्पायर था, उससे बाहर खदेड़ता है। और उसके जीते जी मतलब गुप्त डायनेस्टी में हूण एंटर करने का साहस नहीं कर पाते। तो अब यहाँ आप फिलहाल चंद्रगुप्त सेकंड को देख रहे हैं, तो सहसांक ये इनकी पहली टाइटल है। इसके अलावा शकारी है, देवराज है। देवराज जो है ये सांची लेख में इनका, मतलब सांची जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। देवगुप्त ये चंद्रगुप्त की टाइटल थी, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड की टाइटल थी। और प्रवरसेन का जो चमक लेख है, मतलब चमक इंस्क्रिप्शन है असल में, वहाँ पे इस तरह की चंद्रगुप्त की जो उपाधि है उसका उल्लेख प्राप्त होता है। विक्रमादित्य ये जो टाइटल है ये पहला रूलर था। ध्यान दीजिएगा कि गुप्त डायनेस्टी में ये फर्स्ट रूलर था जो कि विक्रमादित्य की टाइटल को एज्यूम करता है। और इसके बाद ये टाइटल काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाती है। लोकप्रिय बनाने वाला भी चंद्रगुप्त सेकंड था। विक्रमादित्य की टाइटल में दम नहीं था, अर्थ भले ही अच्छा हो, ठीक है, लेकिन वैसे आप देखिए तो विक्रमादित्य का मतलब क्या होता है? आदित्य के समान विक्रमी, यानी सूर्य के समान पराक्रमी, ये इस टाइटल का मतलब है। तो यहाँ विक्रमादित्य की टाइटल को धारण करने वाला व्यक्ति भी उसके लायक होना चाहिए। तो निश्चित रूप से चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो उसके लिए योग्य थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं गुप्त डायनेस्टी जो है इसमें ये फर्स्ट रूलर था जो कि विक्रमादित्य की टाइटल को एज्यूम करता है। और ही एज्यूम दिस टाइटल आफ्टर शक कॉन्क्वेस्ट, जो शकों का कॉन्क्वेस्ट ये करता है, मतलब उन्हें खदेड़ देता है बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद इस टाइटल को अपने ऊपर धारण करता है और वो इसके योग्य भी रहते हैं। इसके बाद आप देखें परम भागवत, तो ये टाइटल इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। और लेकिन इनका जो फेवरेट नाम था वो देवराज था। देवराज का मतलब है देवताओं का राजा। तो इंद्र की ये टाइटल है और इंद्र एक राजा की हैसियत से हमें दिखाए जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने देखी। और आप देखिए कि चंद्र की जो उपाधि है ये आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो मेहरौली का है, मेहरौली में जो लौह स्तंभ है वो चर्चा का विषय है। आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि वो मेहरावली है, मतलब मिहिर भोज का क्षेत्र था। और मिहिर भोज प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, आप जानते हैं। तो ही हैज़ बीन कॉल्ड चंद्र। उसमें जो मेहरौली स्तंभ लेख है उसमें ये जिक्र किया गया है कि इनका नाम चंद्र था। तो चंद्र और गुप्त डायनेस्टी के थे, इसलिए चंद्रगुप्त। और पहला चंद्रगुप्त चूंकि हो ही चुका था पहले ही गुप्त डायनेस्टी में, तो ये दूसरे वाले थे, लेकिन ये ज़्यादा फेमस थे महाराज विक्रमादित्य के नाम से। तो ये सब हमने देखा। और देखिए अब यहाँ पे इनकी कुछ स्टोरी है, जैसे कि रामगुप्त और ध्रुव देवी की कहानी काफ़ी फेमस है। रामगुप्त जो है वो अपनी पत्नी को हूणों के हवाले कर देता है और उसके बाद, माफ़ कीजिएगा, रामगुप्त अपनी पत्नी को शकों के हवाले कर देता है। शकों का जो राजा है वो इनके ऊपर दबाव डालता है और अंत में संधि करने के उद्देश्य से वो अपनी पत्नी को शकों के शिविर में भेज देता है। और ये बात चंद्रगुप्त को अच्छी नहीं लगती। अपने बड़े भाई के द्वारा ये जो काम किया गया रहता है उसे पसंद नहीं आता है। तो विरोध करने पर वो अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है, जो कि वो नहीं करना चाहता है, लेकिन अंत में उसे करनी पड़ती है। और उसके बाद वो शकों के शिविर में जाकर खुद ही उस स्थान पर बैठ जाता है, घूंघट ओढ़कर। ध्रुव देवी के स्थान पर स्वयं को बैठा लेता है और ध्रुव देवी को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेता है। और जब शक राजा उसे ध्रुव देवी समझकर घूंघट उठाने जाता है तो उसके बाद वो तत्काल उसका वध कर देता है और शकों के शिविर में हल्ला मच जाता है, मतलब हड़कंप मच जाता है। तो इस प्रकार से वो शकों को कंट्रोल में करता है और ध्रुव देवी को वहाँ से, मतलब उनकी मर्यादा की रक्षा करता है और उनसे फिर विवाह कर लेता है। तो ये कहानी है। अब यहाँ आप देखें कि रामगुप्त और ध्रुव देवी की जो स्टोरी है उसको मेंशन किया गया है विशाखा दत्त का जो वर्क है, और ये देवी चंद्रगुप्तम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इस घटना का विवरण दिया गया है। इसके अलावा बाणभट्ट का जो हर्षचरित है, हालांकि बाणभट्ट का जो हर्षचरित है वो अधूरी रचना है, मतलब वो इनकम्प्लीट देखा जाता है टेक्स्ट के तौर पर, क्योंकि आधा पार्ट जो है वो तो बाणभट्ट की खुद की ऑटोबायोग्राफी है।
और जो बचा हुआ आधा पार्ट है उसमें महाराज हर्ष का पूरा जीवन काल, मतलब उनकी बायोग्राफी का डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, लेकिन वो कहानी आधी ही छूट गई है, हर्ष का पूरा जीवन उसमें मौजूद नहीं। तो फिलहाल जो भी है उससे हमें सूचनाएं मिलती हैं। और राजशेखर का जो काव्य मीमांसा है उससे भी हमें इस तरह की, मतलब रामदेव और रामगुप्त और ध्रुव देवी की जो कहानी है वो प्राप्त होती है। और यहाँ भोज के द्वारा जो लिखा गया श्रृंगार प्रकाश नाम का टेक्स्ट है, उससे भी सूचनाएं मिलती हैं। अबुल हसन अली का मुजमल उल तवारीख जो है ये मेडिवल टाइम पीरियड का, इससे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो कई सारे इसके एविडेंसेस हैं जिससे कि हमें रामगुप्त और ध्रुव देवी की जो कहानी है वो जानने के लिए मिलती है। मतलब ये पता लगता है कि किस प्रकार से एक सक्सेसर अपॉइंट किया जाता है जो कि रामगुप्त रहते हैं, लेकिन वो राजा नहीं बनते, फिर चंद्रगुप्त सेकंड कैसे राजा बन जाता है, तो वो कहानी बीच में आ जाती। और मुड़े हुए सिर वाली गुप्तकालीन जो बुद्ध की मूर्ति है वो मानकुंवर से मिली है, और ये मानकुंवर है कहाँ, तो ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और कालिदास के जो संस्कृत के प्लेज हैं उसमें महिला और पुरुष को प्राकृत भाषा में आपस में वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है। मतलब जो आम आदमी था वो प्राकृत और पाली को इस्तेमाल करता था, और जो संभ्रांत और प्रबुद्ध लोग थे वो संस्कृत का यूज़ करते थे, ऐसा उसमें दिखाया गया है। अब वास्तविकता क्या थी ये कोई नहीं जानता है। ये भी संभव है कि संस्कृत ही पहले आई हो और उसका जो टूटा फूटा रूप है जो कि अपभ्रंश कहा जाता है उस रूप में प्राकृत और पाली का जन्म हुआ हो। और ये भी संभव है कि पाली ही पहले अस्तित्व में आई हो जो कि अपभ्रंश अवस्था में थी, और उसी को शुद्ध करके, मतलब उसका परिष्कार करके और संस्कृत को ईजाद किया गया हो। ये दोनों ही संभावनाएं हैं, और दोनों ही संभावनाओं से कोई भी हिस्टोरियन जो है वो इनकार नहीं कर सकता है। तो ये सब हमने देख लिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये प्रभावती गुप्त, और ये प्रभावती गुप्त जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड की यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की डॉटर थी। तो वाकाटक डायनेस्टी को अपने कंट्रोल में करने के लिए या वाकाटक डायनेस्टी का साथ पाने के लिए ये अपनी पुत्री का, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक के राजा रुद्रसेन सेकंड के साथ कर देते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप यहाँ पे बन जाती है, जो संबंध है वो बन जाता है। और ग्वालियर के पास में जो बाग केव्स हैं उसमें गुप्त डायनेस्टी का या जो गुप्त पीरियड था उस समय की जो पेंटिंग्स हैं वो प्राप्त होती हैं, और ये चित्रकला काफ़ी चीज़ें हमें बताती। अब प्राकृत प्रकाश नाम का एक और टेक्स्ट आप देखते हैं जिसके कि ऑथर हैं वररुचि। इनका नाम आप भूलिएगा नहीं क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है। और रामगुप्त जो है उनकी ऐतिहासिकता का विवरण हमें प्राप्त होता है। गुणचंद्र नाम के एक पोएट थे, उनके द्वारा नाट्य दर्पण नाम का एक टेक्स्ट लिखा गया था जो कि असल में खुद एक नाटक था, मतलब खुद एक ड्रामा था। तो उससे ये सूचना मिलती। और गुप्त संवत को देख लेते हैं। तो गुप्त संवत जो है ये गुप्त संवत 61 का मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है, और इससे गुप्त डायनेस्टी के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो पूरा डाटा है या इंफॉर्मेशन है वो मिलती है। और ये मथुरा में है कहाँ पे, तो रंगेश्वर महादेव जो मंदिर स्थल है उसके पास में एक गार्डन से मिला हुआ है। गार्डन में ये ऐसे पड़ा हुआ था, बाद में जब इसकी ओर ध्यान गया, सर्वे वगैरह हुआ, तो यहाँ पे इसे संरक्षित किया गया। अच्छा, एक चीज़ और है कि उदयगिरी जो ये केव इंस्क्रिप्शन है, ध्यान दीजिएगा, मतलब गुफाएं हैं। उदयगिरी यानी उदय पर्वत, इसका पूरा जो अर्थ होता है, और पर्वतों के अंदर गुफाएं, तो ये केव्स हैं। और इस पे जो खुदे हुए इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं उसमें ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो है वो राजाधिराज राजर्षि थे। मतलब ये राजा भी थे और ऋषि भी थे, इनके अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ पाई जाती थी। राजाओं के राजा थे और ऋषियों के ऋषि थे, दोनों ही क्वालिटी। और इन्होंने दिग्विजय किया था, यानी चारों दिशाओं को जीत लिया था। दिग्विजय करने का मतलब होता है दिशाओं को जीतना। अब दिशा तो इनसे युद्ध करेंगे नहीं, इसका मतलब यह है कि दिशाओं में फैले हुए, चारों दिशाओं में फैले हुए जितने भी किंग्स हैं, जितने भी किंगडम हैं, उनको अपने कंट्रोल में करना, ये इसका तात्पर्य है। और चंद्रगुप्त सेकंड का एक नाम देव भी कहीं कहीं मिलता है, तो ये कम मिलता है लेकिन फिर भी मिल जाता है। और इसमें नरेंद्र चंद्र और नरेंद्र सिंह के तौर पर इन्हें इन्फॉर्मेशन इनकी प्राप्त होती है। अब चंद्रगुप्त जो है ये, मतलब इनका पीछे का जो डाटा है इसे देखा जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात हो रही है, तो दत्त देवी इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनकी माता का नाम दत्त देवी था। और कुछ ऐसी भी कहानियाँ मिलती हैं कि चंद्रगुप्त ने अपने समुद्रगुप्त के समय में, चूंकि समुद्रगुप्त का रूल आपने देखा ही कि कितना महिमा मंडन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है, तो वो प्रतापी राजा तो थे ही, परक्रमांक। और उनका बड़ा बेटा था रामगुप्त, तो रामगुप्त को ही पहले राजा डिक्लेयर किया गया था, जैसा कि राज परिवार में परंपरा होती है, मतलब इनका कल्चर होता है और पहले से यही चला रहा है कि बड़ा बेटा जो है वो राजा बनेगा। और कभी कभी योग्य जो था वो राजा बनता था, योग्यता के आधार पर भी राजा बनाया जाता था और उम्र के आधार पर भी। तो रामगुप्त को सिंहासन प्रदान किया जाता है। अब इसमें मतभेद है कि खुद समुद्रगुप्त के द्वारा दिया गया था या रामगुप्त ने खुद कैप्चर कर लिया था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। कौन से सर्कुलमस्टेंस में की जाती है वो बताया आपको, मतलब वो अपनी पत्नी को शकों को भेंट कर देता है। तो ये बात अच्छी नहीं लगती है कि गुप्त डायनेस्टी के रूलर्स जो इतने महिमा मंडित हैं उनकी मर्यादा जाकर शकों के शिविर में बैठी हुई है। मतलब स्त्रियों को मर्यादा का प्रतीक ये पहले से माना जाता था, तो उसकी लज्जा रक्षा के लिए वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो शकों के शिविर में जाकर खुद उस स्थान पर बैठ जाते हैं। तो ये कहानी थी पीछे। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो रामगुप्त का वध करके खुद राजा बन जाते हैं। और रामगुप्त के रीजन में गुप्त साम्राज्य जो है उस पर शक्तिशाली शक रूलर्स जो है वो हमला बोल देते हैं, मतलब कमज़ोर समझकर।
रामगुप्त जो है वो युद्ध हार जाते हैं और उसके बाद अपमानजनक संधि करने के लिए विवश हो जाते हैं, और अपमानजनक संधि इससे ज़्यादा बुरी क्या हो सकती है कि अपनी पत्नी को उन्हें शत्रुओं को देना पड़ता है। अब ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने भाई की हत्या करनी पड़ी, तो ये सारी कहानी है, इसे हमने सुना है। और बाद में फिर गुप्त डायनेस्टी के सम्मान की रक्षा के लिए वो ध्रुव देवी से विवाह कर लेते हैं। अब चंद्रगुप्त सेकंड का जो पूरा रूल था, उस समय गुप्त साम्राज्य का जो रीजनल एक्सपेंशन था या रीजनल एक्सटेंशन था वो बहुत बड़े पैमाने पर हो गया था, विस्तार बहुत ज़्यादा हो गया था, और इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, वो तो हमने पीछे ही देखा है। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखिए कि साम्राज्य की जो सीमाएं हैं उसमें विस्तार का तरीका क्या था। पहला तो ये युद्ध लड़ते थे, उसमें जो जीतते थे तो उससे सीमा विस्तार होता था। इसके अलावा ये वैवाहिक संबंध जो मैरिज रिलेशन होते हैं उनको स्थापित कर लेते थे, तो उससे राज्यों के साथ इनकी मैत्री हो जाती थी, तो इनकी सीमा का विस्तार हो जाता था। समय पड़ने पर वो जो राज्य हैं वो इनका साथ देते थे। और नागा राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह कर लिए, और इनसे इनकी जो पुत्री है प्रभावती गुप्त वो प्राप्त होती। तो प्रभावती का विवाह ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ करते हैं। रुद्रसेन द्वितीय के साथ करने का मतलब क्या है कि वहाँ पे वाकाटकों को अपनी ओर मिलाना। तो ये सब कूटनीतिक संबंध थे। नागा राजकुमारी कुबेर नागा से शादी करने का जो पर्पस था वो भी कूटनीतिक था, उसमें कोई प्रेम वगैरह नहीं था, ये सब राजनीतिक संबंध होते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, मतलब भारत का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे मद्र गणराज्य था। तो ये मद्र गणराज्य से लेकर खरपरिक गण तक का पूरा विनाश कर डालते हैं, और इसलिए चंद्रगुप्त को गणारी भी कहा जाता है। ये गण के रूप में रहते हैं, तो जब गण का विनाश होता है तो इसलिए इन्हें गणारी कहा जाता है, यानी गणों का शत्रु। और चंद्रगुप्त सेकंड के समय के जो क्वाइंस हैं, मतलब ये गोल्ड क्वाइंस हैं, तो गोल्ड क्वाइंस को दिनार कहा जाता था। और रजत और तांबे की मुद्राएं, मतलब जो सिल्वर और कॉपर क्वाइंस हैं, उनको भी जारी करवाया जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। चंद्रगुप्त सेकंड का जो बिलीव था, यहाँ आप देखें कि चंद्रगुप्त सेकंड जो है ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने पहले सिक्के चलवाए, मतलब जो चांदी के सिक्के चलवाने का काम है वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा ही करवाया गया। इससे पहले हमने देखा कि रामगुप्त के समय में जो कॉपर क्वाइंस हैं वो पहली बार चलाए जाते हैं, और जो सिल्वर क्वाइंस हैं इन्हें रौप्य मुद्रा कहा जाता था, तो ये सबसे पहली बार विक्रमादित्य के समय में ही चलाए गए। 8 प्रकार की जो गोल्ड करेंसी थी, या आप कहें कि सोने के सिक्के थे, वो जारी करवाए गए। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पहले गुप्त रूलर थे जिन्होंने कि अश्वारूढ़ प्रकार, पर्यंक टाइप का, और इसके अलावा छत्रधारी टाइप, इस प्रकार की मुद्राएं चलाई। अब ये टाइप्स क्या थे, तो इन पर इस प्रकार की चीज़ें अंकित थी, मतलब उन्हें क्रेप्ट करके इस तरह का बनाया गया था। छत्रधारी, अश्वारूढ़, उस पर वो चित्र खुदे हुए रहते थे। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा जो निर्गत ज़्यादातर मुद्राएं थी, मतलब उसमें अगर जो कॉपर क्वाइंस हैं उसको देखा जाए, तो ये जो कॉपर क्वाइंस हैं ये धनुर्धारी 8 प्रकार के थे, और उसमें धनुर्धारी, सिंह निहंता, अश्वारोही, छत्रधारी, इसके अलावा पर्यंक स्थिति में राजा रानी, ध्वजधारी, चक्र विक्रम, इस तरह की जो मुद्राएं हैं वो दिखाई देती। फाहियान का जो समय है वो यही है। फाहियान ये चीनी यात्री था, आप जानते ही हैं। तो ये चाइनीज ट्रेवलर आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और ये जो मिडिल एशिया का लैंड रूट है, ये वाटर के रास्ते नहीं आया था, लैंड रूट जो है उसको पकड़ कर आया था। तो मध्य एशिया का जो लैंड रूट है वहाँ से 399 में ये भारत में एंटर करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती। गुप्त डायनेस्टी की जब से स्थापना हुई थी तब से लेकर अभी तक जितने भी रूलर्स हुए हैं सब महान थे, एक से एक थे। मतलब आप समुद्रगुप्त को देख रहे हैं, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, फिर उसके बाद कुमारगुप्त, अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कंदगुप्त को। यहाँ तक जितने भी रूलर हुए हैं वो सभी महान हुए हैं, सक्षम थे, मतलब वो बाहरी आक्रमणकारियों को रोक सकते थे, और वो रोकते थे, राज्य की समृद्धि को बना कर रखते थे। तो स्कंदगुप्त को देख लीजिए, ये 455 से लेकर 467 AD तक इनका टाइम पीरियड है। स्कंदगुप्त वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ये अंतिम ग्रेट रूलर था। इसके बाद जो हुए हैं वो इससे कमज़ोर थे, और वो बाहरी आक्रमणों को या राज्य को टिकाऊ नहीं रख पाते। इट इज़ मेंशन इन द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन दैट आफ्टर अबंडनिंग ऑल द प्रिंसेस लक्ष्मी हरसेल्फ चूज स्कंदगुप्त। कहने का मतलब ये है कि सभी राजकुमारों का परित्याग करके, मतलब जितने भी प्रिंस थे उन्हें त्याग करके लक्ष्मी ने खुद स्कंदगुप्त को चुना था। मतलब लक्ष्मी जो है इसका वर्ण करती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी से विवाह होता है, इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी यहाँ रहना मंजूर करती है। तो लक्ष्मी का साक्षात वास इसके साम्राज्य में रहता है, ऐसा माना जाता है, यानी समृद्धि से तात्पर्य। और स्कंदगुप्त के लक्ष्मी प्रकार के जो स्वर्ण सिक्के हैं उस पर लक्ष्मी राजा चंद्रगुप्त, माफ कीजिएगा, लक्ष्मी राजा स्कंदगुप्त को कोई वस्तु प्रदान करते हुए चित्रित की गई। मतलब लक्ष्मी जो है वो राजा स्कंदगुप्त को कुछ दे रही हैं, उपहार दे रही हैं, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि आशीर्वाद दे रही हैं। तो ये लक्ष्मी की ब्लेसिंग के बारे में बताया गया है, और इन्हें धन की देवी कहा ही जाता है।
स्कंदगुप्त के जो सिक्के मिले हैं वो सोने और चांदी के हैं। रजत सिक्के मतलब जो सिल्वर कॉइन्स थे उसके विषय में हमने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाले टाइम में देखा था कि उन्होंने चलवाए थे। तो अभी जो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स हैं वो इसके भी समय में प्राप्त होते हैं। और सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में ही जो स्वर्ण मुद्राएं होती हैं, मतलब जो गोल्ड कॉइन्स थे, वो 144 ग्रेन में ढाले गए थे। मिंट में इतना शुद्ध सोने के तौर पे मुद्राओं को ढालने का मतलब क्या है कि राज्य समृद्ध रहा होगा, तभी इस तरह के सिक्के ढालने की बात हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, शुद्धता इनकी ज़्यादा थी। गोल्ड कॉइन्स ऑफ लक्ष्मी और राजलक्ष्मी टाइप पर इंट्रोड्यूस बाय स्कंदगुप्त। राजलक्ष्मी टाइप के जो कॉइन्स थे या लक्ष्मी टाइप के जो कॉइन्स थे वो स्कंदगुप्त के समय में ही इंट्रोड्यूस होते हैं। स्कंदगुप्त डिड नॉट इंट्रोड्यूस एनी कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन एक भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाता है। इसका मतलब यह है कि राजकोष भरा हुआ था और राजा के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं। अब ये सब आप देख लीजिए। और जो पहला इंडियन इन्वेशन था हूणों का, वो इसी के समय में होता है, स्कंदगुप्त के समय में, जब गुप्त साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर होता है। और कोई भी डायनेस्टी हो, कोई भी किंगडम हो, एक समय ऐसा आता है कि वो डेवलप होते होते अपनी एकदम पीक पर होता है, टॉप पोजीशन पे, और उसके बाद फिर ढलान चालू होता है। वहाँ से फिर पतन वाला जो रास्ता है वो एकदम सामने होता है। तो वही चीज़ गुप्त डायनेस्टी के साथ भी होती है। अब ये जो है ये ढलने वाला समय था, स्कंदगुप्त के बाद वाला समय। फिलहाल अभी जो है ये पहला इंडियन इन्वेशन था जो कि हूणों का होता है और हूणों के द्वारा हमला किया जाता है। ये स्कंदगुप्त का समय था। हूणों का जो शासक था, मतलब हूणों की ओर से जो लीडर यहाँ पर हमला करता है, उसका नाम खुशनवाज था। ये नेता था उनका। और भीतरी स्तंभ लेख जो है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन, वहाँ से ये जो युद्ध इनके बीच का हुआ था, मतलब स्कंदगुप्त और हूणों के बीच के घमासान युद्ध का ब्यौरा प्राप्त होता है। और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से स्कंदगुप्त ने हूणों को भगा भगा कर मारा था, मतलब बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा था। तो एक होता है पराजित होना और एक होता है कि युद्ध मैदान से ऐसा खदेड़ना कि फिर पीछे मुड़कर न देखें। तो वैसी नौबत हूणों के साथ आ गई थी। वो बहुत समय तक तो हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो ये ब्यौरा प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ महमूद गजनवी के समय में जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर नष्ट करवा दिया गया था, उसके बाद कुमारपाल ने उसे फिर से एक बार रिवाइव करवाया था, मतलब फिर से बनवाने का काम किया था। स्कंदगुप्त के समय में ये जानकारी जो है वो इसमें एक्स्ट्रा चिपका दी गई है, जो कि इससे बाहर की है, मतलब ये मेडिवल टाइम पीरियड की है। अभी हम लोग गुप्त डायनेस्टी को देख रहे थे। तो ये इसमें देख लीजिएगा। मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो है, मंदसौर का ये अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ दशपुर के सन टेम्पल को बनवाने का काम दिखाई देता है, मतलब उसकी सूचना प्राप्त होती है। और ये कवि थे बाणभट्ट, तो शाहाबाद के रहने वाले थे और इनके द्वारा भी गुप्त डायनेस्टी के विषय में लिखा गया है, इसलिए इनकी सूचना यहाँ पर दी हुई है। अभी गुप्त शासक स्कंदगुप्त के विषय में और भी देख लेते हैं। तो गुप्त रूलर जो स्कंदगुप्त था, इसके समय में सोने के सिक्कों का वजन सबसे ज़्यादा होता था। अभी आपने देखा ना, 144 ग्रेन के सिक्के जो हैं वो ढाले जाते हैं। और इनकी जो ब्याज व्यवस्था थी, मतलब कर व्यवस्था को अगर देखा जाए तो ब्याज जो था वो 24% वार्षिक की दर से लिया जाता था। और जनता को देने में कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि इस समय राज्य जो था वो खुशहाल था, मतलब समृद्धि सभी के पास थी। प्रजा भी संतुष्ट रहा करती थी, प्रजा में असंतोष नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि नागरिक भी संपन्न हुआ करते थे। जूनागढ़ अभिलेख, और भारत के पास इतनी संपदा थी, जो ये समय चल रहा है ना मौर्य डायनेस्टी का, गुप्त डायनेस्टी का, या इसके बाद वाला भी समय, भारत के पास इतनी संपदा थी कि उसमें यहाँ के नागरिक बहुत आराम से खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लुटेरों ने हमें इतना लूटा है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो या फिर जो इस्लामिक आक्रमण हुए, इससे पूरी तरह से खस्ता हाल हो गया। मतलब देश एकदम छन गया, खोखला हो गया, अर्थअभाव हो गया, और धीरे धीरे अभी संभलने में बहुत समय लगेगा। तो यहाँ आप देखें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन जो स्कंदगुप्त के टाइम के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लीजिएगा। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है ये सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है, ये सौराष्ट्र प्रोविंस गुजरात में पड़ेगा। और स्कंदगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण और पहला अभिलेख यही देखा जाता है। इसके अलावा भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन जो है ये भी महत्वपूर्ण है। ये उत्तर प्रदेश में ही है, गाजीपुर जिला जो है, बनारस के बाद वाला जिला पूर्व में। तो गाजीपुर जिले में भीतरी नाम की एक जगह है, धुआर्जुन भीतरी, सैदपुर के आसपास पड़ता है। और वहाँ पे आप देखेंगे जंगली एरिया है, पूरा घना उधर जंगली एरिया है। बीच से अब तो सरकार ने सड़क बनवा दी है, और वहाँ गुप्तकालीन बहुत अच्छे अच्छे अवशेष हैं। तो ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन वहीं से प्राप्त हुआ था, और इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से हूणों और स्कंदगुप्त के बीच में घमासान युद्ध होता है और हूणों को कितनी बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ती है। तो ये जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त की माताओं का क्या नाम था। अब माताओं का नाम यहाँ उत्कीर्ण करवाने का आप मतलब समझ रहे हैं। महिलाओं को भी यथोचित सम्मान दिया जाता था, महिलाओं की स्थिति अच्छी रही होगी, तभी उनका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक समझा गया। ये सब आपने देखा। अब इसके बाद अगले वाले को देखिए। तो यहाँ अगला वाला जो अभिलेख है, इसको कहोम अभिलेख या कहोम पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ये गोरखपुर जिले में, ठीक है, ये भी यूपी में है, गोरखपुर में पड़ेगा। और इस वाले इंस्क्रिप्शन में मतलब डिटेल जानकारी है कि भद्र नाम का एक आदमी था जो कि धनी सेठ हुआ करता था। उन्होंने 5 जैन तीर्थंकर माने आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रतिमा बनवाई थी। और वो भी कैसी, तो मेटल से बनी हुई प्रतिमा। इंदौर का जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है उससे
बहुत सारी सूचनाएं गुप्त डायनेस्टी के बारे में प्राप्त होती हैं। तो ये बुलंदशहर से प्राप्त हुआ है, माने ये भी यूपी में ही है। अच्छा, ये रीवा जिले से प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के, और ये है सुपिया इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है, इससे क्या सूचना प्राप्त हुई है कि गुप्तों की वंशावली ये घटोत्कच के ज़माने से यहाँ मिलती है। मतलब पूरी गुप्त डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स हुए हैं उनका परिचय इसमें है, उनकी क्रोनोलॉजी दी हुई है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? घटोत्कच से होती है, जो कि श्रीगुप्त का पुत्र था। और शुरुआत मतलब गुप्त डायनेस्टी की फाउंडेशन रखने वाला व्यक्ति कौन था, अभी आपने शुरुआत में देखा है। तो घटोत्कच से मिलने का मतलब है कि पीछे वाले को उतना तवज्जो इसमें नहीं दी गई, ये हमने देखा। और लास्ट वाला आप देख रहे हैं, ये गढ़वा इंस्क्रिप्शन है, और ये गढ़वा जो है ये इलाहाबाद में पड़ेगा, मतलब लोकेशन इसकी बताई गई है। स्कंदगुप्त के शासनकाल का ये लास्ट इंस्क्रिप्शन यहाँ दिखाई देता है। अभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कॉइन्स से रिलेटेड है कुछ देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पहला आप देखें कौड़ियों के बारे में, कौड़ी क्या होती थी। तो फाहियान के हिसाब से भारत में खरीद फरोख्त का मतलब जो सेल बिजनेस चलता था, पूरा व्यापार वाला सिस्टम था, उसमें कौड़ियों का इस्तेमाल होता था। और पूरे प्राचीन और मध्यकाल में कौड़ियों का एकमात्र स्रोत जो था वो मालदीव था। कौड़ी जो है एक समुद्री पदार्थ होता है। और कौड़ियों की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो ये सोहेपुर नाम की जगह थी जो कि ओडिशा में पड़ेगी। इसके अलावा बहुंद्री नाम की जगह थी जो कि लखनऊ में, वहाँ से। और नारद स्मृति और पतंज महाभाष्य जो है, ये पतंजलि ही असल में पतंजलि महाभाष्य है। तो नारद स्मृति और पतंजलि का जो महाभाष्य है उससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दीनार का उल्लेख भी प्राप्त होता है, कौड़ी का उल्लेख भी प्राप्त होता है। और दोनों में ये बताया गया है, विशेष रूप से नारद स्मृति में जो कि स्मृति ग्रंथ है, इसमें ये बताया गया है कि कौड़ियों का प्रयोग आम जनता करती थी, और जो धनी लोग होते थे वो मुद्राओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि दीनार या इस तरह की जो मुद्राएं। और लक्ष्मी की इमेज जो है वो सिक्कों पर पाई गई है। और ये जो सौरसेनी रूलर थे, मतलब सूर्यसेन शासक थे या सौरसेनी रूलर इन्हें कहा जाता है, तो उनके सिक्के जो थे उस पर लक्ष्मी का चित्र बना हुआ मिलता है। और प्रतिहार रूलर थे मिहिर भोज, तो ये आदि 12 प्रकार के कॉइन्स जारी करवाते हैं, और इसमें बछड़े को दूध पिलाती हुई गौ माता जो है उनका चित्रांकन मिलता है। और इसके साथ साथ भगवान विष्णु के वराह अवतार का एक तरफ चित्रांकन किया गया है। तो वराह अवतार में मतलब जंगली सुअर का आकार भगवान विष्णु के द्वारा धारण किया गया था, जिसके 2 बड़े बड़े दांत होते हैं। उस पर उन्होंने पूरी पृथ्वी को ही धारण कर लिया था, मतलब पृथ्वी को मुक्त कराया था। तो ये कहानी इसमें से दिखाई देती है। इसके अलावा विशल प्रिय चाहमान, मतलब जो चौहान रूलर थे, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव, जिन्होंने कि बहुत सारी संस्कृत पाठशालाओं का निर्माण करवाया। उसी में से कुछ को तुड़वाकर जो तुर्क रूलर यहाँ पे मतलब तुर्क इन्वेशन होता है तो उसमें इस्लामिक स्थापत्य बनाया जाता है दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। तो ये सब पाठशालाएं इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी, और ये खुद बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये इनके नाम से प्रचलित सिक्का जो था इसको बिशल प्रिय कहा जाता था। बीसल प्रिय असल में विग्रहराज चतुर्थ के नाम से। और अश्वारोही टाइप के जो कॉइन्स थे वो सोमल्य देवी जो चौहान रानी थी उनसे रिलेट करते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जानकारी है। गधैया सिक्के जो थे ये मूढ़ शासकों के द्वारा चलाए गए थे। सासाइनी सिक्के भी उन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। और हनुमान जी का जो अंकन है वो कदम्ब शासकों और चंदेल रूलर्स जो हैं उनके कॉइन्स पे प्राप्त होता है। तो यहाँ तक हमने देखा। गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में देख लेते हैं। तो महाबलाधिकृत ये हेड आर्मी चीफ होता था, या कमांडर इन चीफ आप इसे कह सकते हैं। मतलब कमांडर इन चीफ की हैसियत इसकी होती थी, ये सेनापति होता था। और चीफ जस्टिस का जो पद होता था उसे महादंड नायक कहा जाता था। ये महादंड नायक जो प्रोनाउंसिएशन है ये मुख्य न्यायाधीश के लिए रखा जाता था। और राजमहल के मेंटेनेंस का काम जो देखता था ऐसा अधिकारी, इसे महाप्रतिहार कहा जाता था। महासंधि विग्राहिक ये युद्ध और शांति का मंत्री होता था, मतलब ये विदेशी मामले देखता था, जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उसमें ये भागीदारी करता था। इसके अलावा दंडपाशिक का क्या काम था? तो दंडपाशिक जो था ये पुलिस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। और भंडाराधिक्रेता, ये एक इसमें नाम आप देख रहे हैं, भंडारगाराधिक्रेता असल में इसको कहा जाता था। तो ये लेखा विभाग, माफ कीजिएगा, शाही खजाने का जो काम है उसको देखता था, मतलब ट्रेजरी का जो काम है उसको ये संभालता था, हेड ऑफ रॉयल ट्रेजरी। इसके बाद आप यहाँ पे और भी पदों को देख रहे हैं, जैसे कि महापक्ष पटालिक नाम का जो पद है ये महापक्ष पटालिक कहा जाता था। तो ये लेखा विभाग को संभालता था, यानी अकाउंट का जो डिपार्टमेंट था, एक तरह का ये अकाउंटेंट होता था, राजा का पर्सनल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना उस टाइप का। इसके साथ आप विनय स्थित संस्थापक को देख रहे हैं। तो ये विनय स्थित संस्थापक है और ये हेड ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, मतलब एजुकेशन का जो पूरा काम है उसको ये देखता था। अब यहाँ पे सर्वाध्यक्ष को देखिए। तो सर्वाध्यक्ष जो होता था ये जितने भी सेंट्रल डिपार्टमेंट होते थे, जितने भी मुख्य डिपार्टमेंट होते थे उन पर कंट्रोल रखता था, यानी सबकी निगरानी करके उन्हें नियंत्रित करने का काम करता था। मतलब ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट थे उनका एक कंबाइंड हेड हुआ करता था। इसके साथ आप देखें महाअश्वपति को। तो महाअश्वपति और युक्त पुरुष, इस तरह के नाम आप देख पा रहे हैं। तो महाअश्वपति जो था वो असल में ये घुड़सवार सेना को देखा करता था, जो हॉर्स और उनसे जुड़ी हुई आर्मी थी, घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति इत्यादि का काम देखता था। विनय पौर जो था ये दरबार में अलग अलग मेहमानों को पेश करने वाला ऑफिसर हुआ करता था। युक्त पुरुष का काम
जो युद्ध में लूट होती थी उसका हिसाब किताब रखना। हालांकि वो राजकोष यानी जो रॉयल ट्रेजरी होती थी उसी में जाता था लूट का माल, लेकिन उसके बावजूद वो कितना है कैसा है इसका बंटवारा और इसका संग्रहण करने का काम ये युक्त पुरुष का होता था। खाद्य पतिका का आप देख रहे हैं, ये खाद्य पकिका यहाँ पे लिखा हुआ है। असल में ये इंस्पेक्टर होता था रॉयल किचन का, मतलब रसोई घर, जो शाही रसोई घर होता था जिसमें कि एक नहीं बल्कि कई हजार आदमियों का भोजन एक दिन में बनता था। मतलब एक दिन का तात्पर्य दोनों मीटिंग से है। तो इस प्रकार की रसोई हुआ करती थी। तो यहाँ खाद्य पकिका जो था ये शाही रसोई का निरीक्षक होता था। ऐसा नहीं कि ये खाना बनाने का काम करता था, मतलब जितना भी वहाँ रसद उपलब्ध कराने का काम है या भोजन की व्यवस्था को देखने का काम है वो सब करता था। और अंत में महानरपति को आप देख रहे हैं जो कि पैदल सेना को संभालता था, उसका हेड हुआ करता था। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए ये भी महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ज़माने में उनके दरबार में कुछ 9 रत्न हुआ करते थे, मतलब 9 योग्य व्यक्ति हुआ करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य योग्य तो थे ही, उसके साथ साथ बहुत बड़े विद्वान और कुशल व्यक्ति थे, तो ये विद्वानों का सम्मान करते थे। अब ये जो 9 रत्न हैं ये अलग अलग टाइप के हैं। वैसे तो आप देखेंगे कि इस टाइप की संरचना ये अकबर के भी दरबार में बाद में दिखती है, मेडिवल टाइम पीरियड में। और कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर एम्पायर में सबसे प्रतापी शासक थे, तो उनके यहाँ अष्ट दिग्गज दिखाई देते हैं। लेकिन वो अष्ट दिग्गज जो थे ये ज़्यादातर साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, मतलब उनका लिटरेरी वर्क ही ज़्यादा हमें दिखता है। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का अगर आप देखें तो जितने लोग हैं वो उतने टाइप के हैं, उनका क्षेत्र अलग अलग है। जैसे कालिदास है, ये बहुत बड़े कवि थे, ऑथर के तौर पे यहाँ दिया है, लेकिन इन्हें महाकवि कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि एक ज़माने में ये महामूर्ख थे, लेकिन सिर्फ अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके और लगातार हार्डवर्क करके ये पढ़ाई लिखाई सीखते हैं और बहुत बड़े विद्वान बन जाते हैं। वो कहानी है कि वो आत्महत्या करने जा रहे थे अपनी पत्नी से अपमानित होकर, तो देवी सरस्वती इन्हें रोकती हैं और वरदान देती हैं। तो वो सब सिर्फ कथा है, असलियत तो ये है कि ये बहुत जुझारू थे, अपनी मूर्खता को ये अभ्यास से दूर करते हैं और अंत में महाकवि बन जाते हैं और संस्कृत में बहुत सारे नाटक और बहुत सारे ग्रंथ लिखते हैं। तो ये इनके दरबार में थे। इसके अलावा यहाँ फिजिशियन भी एक था, और फिजिशियन कौन सा था ये भी आप देख लीजिए। ये धन्वंतरी थे, धन्वंतरी जिनके नाम पे हम लोग धनतेरस मनाते हैं, तो धन्वंतरी की वो जन्म तिथि है। अब यहाँ पे ये धन्वंतरी वो वाले नहीं है, ये देवताओं के धन्वंतरी और इसमें धन्वंतरी में फर्क है। फिलहाल ये चिकित्सक थे, जैसा नाम वैसा गुण। वराह मिहिर, मिहिरावली जिसे कि महरौली के नाम से अभी जाना जाता है, तो वराह मिहिर ये खगोल शास्त्री थे, मतलब एस्ट्रोनॉमिस्ट थे। अमर सिंह को देखिए ये कोशकार थे, मतलब लेक्सिकोग्राफर थे। आप सोच लीजिए कि कितने तरीके का इनके पास मतलब अलग अलग विद्वानों की क्वालिटीज़ थी, अलग अलग विद्वानों की क्वांटिटी थी। और ये जो विद्वान थे ये इनके दरबार में परमानेंटली रहा करते थे और बाकायदा इन्हें रिसर्च करने के लिए खुली छूट भी रहा करती थी। छपड़क को आप देखिए ये एस्ट्रोलॉजर थे, और नीचे आप देखें शंकु, तो ये क्राफ्ट वाले क्षेत्र से जुड़े हुए थे, शिल्पी थे असल में। वेताल भट्ट ये मांत्रिक थे, ठीक है, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता थे, मांत्रिक तंत्र मंत्र और विभिन्न प्रकार के मंत्रों को रचा भी करते थे। घटकरपर जो थे ये भी पोएट थे, मतलब कालिदास के बराबरी के नहीं थे लेकिन फिर भी थे। और वररुचि ये ग्रामर को कंपाइल करने का काम करते थे। और किस तरह का ग्रामर, तो संस्कृत को गुप्त काल में ज़्यादा महत्व दिया गया, तो ये संस्कृत व्याकरण के ज्ञाता थे, जानकार थे। इतना सब हमने देखा, मतलब 9 रत्न थे और 9 रत्न की जितने भी 9 हैं तो उनकी अलग अलग क्वालिटी। ये सब देखने के बाद आगे चलते हैं, मेडिवल टाइम पीरियड को देख लेते हैं। तो इस्लाम का उदय होता है और यहीं से मेडिवल टाइम पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। प्रमोटर ऑफ इस्लाम ये मोहम्मद साहब थे, ठीक है, प्रवर्तक यही थे। और इनका जन्म होता है 570 ईस्वी में मक्का में। मक्का इनका जन्म स्थान था, बाद में ये मदीना की ओर प्रस्थान करते हैं। बचपन का नाम इनका अल अमीन था और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ये अमीना जो है ये कुरैश नाम के कबीले से बिलोंग करती थी, अपनी माता की ओर से ये कुरैशी थे। और मोहम्मद साहब का पालन पोषण ये इनके चाचा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि छोटी आयु में ही इनके माता पिता का देहावसान हो जाता है, तो उसके बाद चाचा ही इनकी जिम्मेदारी उठाते हैं और उनका नाम अबू तालिब था। खुदाई इल्हाम, ये यहाँ प्रोनाउंसिएशन आप देख रहे हैं। खुदाई इल्हाम का मतलब होता है इनलाइटमेंट। जैसे गौतम बुद्ध को इनलाइटमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी वास्तविकता का बोध हुआ, ठीक वैसे ही मोहम्मद साहब का जो इनलाइटमेंट है वो 40 वर्ष की अवस्था में होता है, हीरा नाम की केव में। जो केव थी जिसमें ये बैठ कर ध्यान लगाए हुए थे, तो उसको हीरा कहा जाता है। इनका जो सर नेम है, मतलब यहाँ उपनाम के तौर पे देखें तो पहला पैगंबर है, यानी अंबर से पैगाम लाने वाले, और दूसरा नबी यानी सिद्ध पुरुष, रसूल यानी ईश्वर के दूत। इस प्रकार के जो प्रोनाउंसिएशन है वो इन्हें दिए गए। पहला उपदेश ये अपनी पत्नी को देते हैं, यानी खदीजा को देते हैं, वही इनकी पहली डिस्पाइल थी। और हिजरत करने की जो कहानी मिलती है, तो हिजरत का जो समय है वो 16 जुलाई 622 का है। मृत्यु इनकी 632 में होती है। और नाट मोहम्मदी ये बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, जो कि मोहम्मद साहब की बायोग्राफी। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप एक साथ देख रहे हैं, जो कि यहाँ कंपाइल कर दी गई है, मतलब टेबुलर फॉर्म में आपको दे दी गई। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ जो जानकारी है धर्म के प्रचार के बारे में, जो इनका तरीका था, मतलब मोहम्मद साहब का तरीका था, उससे तत्काल वहाँ के अरब के जो लोग थे
कम से कम मक्का के जो लोग थे वो सहमत नहीं थे, वो इनका विरोध करते हैं और इससे मजबूर होकर इन्हें ये जगह छोड़नी पड़ती है। यानी मक्का से यसरीब नाम की जगह पे जाना पड़ता है और ये यसरीब ही बाद में मदीना कहलाता है। मदीनतुन्नबी का मतलब होता है नबी का शहर, माने जहाँ नबी रह रहे हैं, तो नबी का शहर ये कहलाया क्योंकि यहाँ जाकर ये अपना ठिकाना बनाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है इसको बाद में मदीना कहा गया। और ये जो पूरी घटना थी, मतलब मक्का छोड़कर पलायन करके मदीना जाने की, तो इसे हिजरत कहा जाता है। और यहीं से, यानी जब हिजरत का टाइम है 622 वाला, तो इसी से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। और इस्लाम एक ईश्वरवादी है, मतलब एक ही ईश्वर में भरोसा करता है। अवतार वगैरह की जो अवधारणा है उसमें ये बिलीव नहीं करता है। अल्लाह और उनके रसूल में विश्वास करने की जो परंपरा है उसको कलमा कहा जाता है। नमाज जो है वो इनकी प्रार्थना है। और जक़ात जो है वो एक तरह का दान है जो कि स्वेच्छा से दिया जाता है। ठीक है, यहाँ अलग अलग जो प्रोनाउंसिएशन है वो दिए हुए हैं। अब यहाँ जक़ात का जो रेशियो तय किया गया है, तो ये 140 एक पूरी संपत्ति का पार्ट है। यानी प्रति वर्ष के हिसाब से अगर दान का अमाउंट देखें तो 2.5% एनुअल इनकम का ये हो गया जक़ात। रोज़ा जो है ये व्रत है। हज का मतलब तीर्थ यात्रा। और इस्लाम में अवतारवाद, मूर्ति पूजा, जाति पाति, ये सब का विरोध किया गया है, मतलब ये यहाँ पे स्पष्ट तौर पे वर्जित किया गया है। ये मत जो है ये कर्म कांड को तो मान्यता देता है, इसमें रिचुअल्स तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हाँ, जो पुनर्जन्म होता है उसमें ये बिलीव नहीं करते। इस्लाम में आस्था रखने वाला जो प्रारंभिक संगठित समुदाय था उसको उम्मत कहा गया, मतलब शुरुआती जो एकदम इसमें बिलीव करने वाले लोग थे वो उम्मत कहलाए। और इस्लामिक राज्य का यही सेंट्रलाइज जो पॉइंट है बनता है, मतलब यहीं से इस्लामिक किंगडम की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो होती है। कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये जो कंबाइंडली, मतलब इन सभी को अगर एक साथ कंपाइल कर दिया जाए तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको शरीयत कहा जाता है, यानी कानून। और समयावधि के साथ साथ शरीयत की व्याख्या के लिए अलग अलग पंथ विकसित होते हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं वो आम लोगों के भी समझ में आए, इसलिए उसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था। तो इसलिए मालक पंथी, शफी पंथी, हनबल पंथी और हनीफा पंथी यहाँ पर डेवलप होते हैं, जो कि इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए बनाए गए थे। अब यहाँ पर आप देखें, कुरान है, इसके अलावा हदीस है, इनके बारे में थोड़ा दिया हुआ है। तो कुरान शब्द जो है ये इकरा से बना हुआ है, यानी पाठ करो। तो इल्म अल्लाह यानी ईश्वर का शब्द भी इसको कहा जाता है। इसमें 114 सूरा हैं जो कि अध्याय या पंक्तियों के तौर पे जाने जाते हैं। और इसके बाद सुन्ना या हदीस को देखिए, तो मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई परंपरा इसके अंतर्गत है और उनके द्वारा जो कहे हुए शब्द हैं, मतलब जो प्रवचन किया गया है वो इसके अंदर है और उसी से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें कंपाइल की गई। कियास क्या चीज़ है? तो सदृश्यता के आधार पे इसमें, मतलब सिमिलरिटी के बेस पे लॉजिक रखे गए हैं और उसी का जो तर्क वितर्क है वो दिखाई देता है। इज्मा को देख लेते हैं, यहाँ नीचे है। तो इज्मा भी एक तरह का ओपिनियन ही है, मतलब इस्लाम के जो धर्माचार्य हैं उनके बीच में मतभेद या मतैक्य पर आधारित जो वाद विवाद है, मतलब आपसी विचारधाराओं का लेन देन है, उससे ये संबंधित है और इसे समुदाय की सहमति के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। मोटे तौर पे मुजहिद अर्थात विधि शास्त्री यानी कानून का ज्ञाता, इस प्रकार से इसकी व्याख्या की गई और ये कानून जो है ये इज्मा कहलाता है। इसके अलावा गाजी जो वर्ड है उसे आप देखिए, तो गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी मतलब होता है विधर्मियों को मारने वाला, मतलब जो इस्लाम को नहीं मारते हैं, मानते हैं और इस्लाम की रीतियों के हिसाब से नहीं चलते हैं, तो उसे इस्लाम विरोधी मानकर उन्हें मारने का जो काम है, मतलब मारने वाला जो भी व्यक्ति है उन्हें गाजी कहा जाता है। और गाजी सुल्तान की सेवा में स्वयं सेवक के रूप में भर्ती होते थे। इनको कोई राज्य की ओर से वेतन नहीं मिलता था, ये धर्म की ओर से, मतलब धर्म से मोटिवेट होते थे। धर्म में जो लिखा हुआ है या जो धार्मिक किताब में लिखा गया है उससे ये मोटिवेट होकर अपना जो काम है वो करते थे। और खुम्स से इन्हें हिस्सा मिलता था, जो लूट का माल होता था उसमें इन्हें हिस्सा दिया जाता था, क्योंकि युद्ध में ये अपना भाग लेते थे। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म के रक्षक भी कहे जाते थे, मतलब दूसरे धर्म या जो इस्लाम के विरोधी हैं उनका हनन करके ये इस्लाम को बढ़ाते थे। तो इस तौर पे अगर देखा जाए तो ये इस्लाम के प्रचारक, प्रसारक और धर्म रक्षक कहे जाएंगे। और इस्लाम की रक्षा और प्रसार दोनों का दायित्व इनके सिर पर होता था। महमूद गजनबी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था। बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इस तरह के जो इस्लामिक रूलर अपने देश में हुए हैं उन्होंने भी गाजी की टाइटल समय समय पर अज्यूम की है। ठीक, ये चीज़ है। और 17 मार्च 1527 को जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, तो उसके एवज में भी बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और गाजी किसको मारता है? तो काफिरों को मारता है, यहाँ आपने देखा। अब इसके बाद ये पैराग्राफ खत्म होता है। यहाँ पे आप देखिए, तो 4 खलीफा पवित्र खलीफा माने गए हैं। इसमें अबू बकर हैं, इसके अलावा उमर है, उस्मान है और अली हैं। और पहले 4 खलीफाओं को खुलफाए राशिदीन के नाम से प्रोनाउंस किया गया है। तो ये कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। अब मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा का विवाह ये चौथे खलीफा के साथ हुआ था। 4 खलीफाओं के नाम आपने देखे, तो चौथे खलीफा का नाम अली था, तो अली के साथ इनका विवाह हुआ था। और शिया सेक्ट जो है उसमें पैगंबर साहब के वास्तविक उत्तराधिकारी के तौर पे खलीफा हजरत अली को ही उनका रियल सक्सेसर माना जाता है। हालांकि मोहम्मद साहब ने अपना कोई बाद का सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था अपनी मृत्यु से पहले।
और खलीफा उबर की हत्या हुई थी, लेकिन मरने से पहले इन्होंने पैगंबर के 6 साथियों में से एक को खलीफा बनाने की सलाह दी थी। ये एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। इस्लाम के नायक के तौर पे इस्लाम का नायक ये महमूद गजनबी और संवर को कहा जाता है। ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हीरो ऑफ इस्लाम कहे जाते हैं, मोहम्मद या महमूद गजनबी और संवर। इसके बाद सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वाज कॉल्ड खलीफा हु वाज आल्सो कंसीडर्ड अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। खलीफा को ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहा गया और ये मोहम्मद साहब के सक्सेसर माने गए। हालांकि उनकी ओर से घोषित नहीं था, लेकिन इन्हें बनाया गया। ये चीज़ें हमने देखी। आगे चलते हैं। मोहम्मद साहब की मृत्यु तक का जो समय है, उसके बाद वाला जो टाइम था, वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फजीहत होती है आगे का उत्तराधिकारी चुनने में। तो एक बड़ी सी जनसभा होती है जो कि साधारण लोगों की होती है। उसमें अबू बकर को पहला खलीफा चुना जाता है। उसमें भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, लेकिन अंत में ये खलीफा बनते हैं। और इनका जो वंश है वो उमैयद था, इसीलिए पहले खलीफा जो है वो उमैयद खलीफा कहलाते हैं। और ये जो डायनेस्टी होती है, उमैयद डायनेस्टी इसको कहा जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर 18 खलीफा होते हैं। और अबू बकर ने मदीना को ही अपनी राजधानी बनाया था, जो कि इनके धर्म का मूल केंद्र हुआ करता था। और मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत पर आक्रमण है उसे आप जानते ही हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है ये सबसे पहले जजिया टैक्स लगाता है देवल रीजन में, सिंध वाले क्षेत्र में, जहाँ ये विजिट करता है भारतीय इलाके को। ये चीज़ है। और सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने जजिया को खराज यानी भू राजस्व से निकालकर एक अलग टैक्स बना दिया। पहले ये लैंड रेवेन्यू के साथ अटैच था, लेकिन बाद में ये क्लियरली अलग कर दिया गया, इसको सेपरेट टैक्स के तौर पे डेवलप कर दिया गया। और इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया गया, मतलब जो गैर मुसलमान थे उनसे वसूला जाता था, यानी गैर धर्म का होने की एवज में यहाँ दंड चुकाना पड़ता था। इसके बाद आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जजिया लगाए जाने पर दिल्ली के जो ब्राह्मण हैं वो क्या करते हैं, वो भूख हड़ताल कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पहले टैक्स लगा नहीं था। उन्होंने तो सिर्फ दान में जमीन ली थी, लेकिन कभी कर नहीं दिया था। अभी क्या है कि पहली बार उनके ऊपर कर लगा। और अंत में दिल्ली के नागरिक जो हैं वो ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया खुद ही भर देते हैं। मतलब यहाँ वो ब्राह्मणों के साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनके हिस्से का जजिया भर देते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मतलब अधिकारों का हनन किया गया आम जनता के, और इसमें सुल्तान ने कुछ नहीं किया। इसके बाद आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी ने भी जजिया लगाया था। तो आप देखेंगे कि जितने भी इस्लामिक रूलर हैं ये जजिया टैक्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पोज करते हैं जनता पे। अब कुछ जो है वो हटा भी देते हैं, समय समय पर हटाया जाता है, और जब फाइनली हटाया जाता है तो उसको भी हम देखेंगे। बहमनी रूलर अलाउद्दीन हसन का नाम आप यहाँ देख रहे हैं। तो अलाउद्दीन हसन, इनका जो टाइम पीरियड है वो 1347 से लेकर 1358 तक है। ये भारत का पहला मुस्लिम रूलर था जिसने कि हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। तो ऐसे ही छिटपुट अभी जो कुछ रूलर्स आपको दिखाई देंगे वो जजिया नहीं लेने का आदेश देते हैं। और कश्मीर में सबसे पहले जजिया ये सिकंदर शाह के द्वारा लगवाया गया था। और कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात जो जैनुल आबदीन है, ये 1420 से लेकर 1470 तक रूल करते हैं। तो इन्होंने कश्मीर से जजिया को हटा लिया था। तो कुछ जो है उसमें थोड़ा उदार हृदय होते हैं, लेकिन बाकी जो आते हैं वो फिर से इम्पोज कर देते हैं। तो कोई फायदा नहीं होता है, कुछ समय तक हटता है फिर लागू हो जाता है। गुजरात में सबसे पहले जजिया अहमद शाह के समय में, मतलब 1411 से लेकर 1442 तक ये लगाया गया था। और शेर शाह के समय में जजिया को नगर कर की संज्ञा दे दी गई थी। मतलब ये कैसा टैक्स है, ये नगर कर है जो कि नगर के मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है। और अकबर के द्वारा एबोलिश कर दिया गया था जजिया को 1564 में, लेकिन फिर री इम्पोज किया जाता है। मतलब शुरुआत में अकबर जो है वो जोश में आकर जजिया हटा देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि एक अच्छा बहुत बड़ा जो आमदनी का स्रोत है वो तो खत्म हो गया, ये वापस लगना चाहिए। तो फिर से अपनी गलती सुधार लेते हैं 1575 में और री इम्पोज कर देते हैं इसे। एंड लास्टली एबोलिश इट अगेन इन 1579 टू 1580। जब लोकप्रियता घटने लगती है तो वापस इसे हटा लिया जाता है, मतलब एबोलिश कर लिया जाता है। तो 1579-80 का जो टाइम पीरियड है उसमें जजिया को फिर से वापस ले लिया जाता है। और औरंगजेब के समय में तो लगना ही था, ये आप जानते ही हैं, मतलब एकदम परमानेंटली फिक्स था कि जजिया लगेगा भाई। तो औरंगजेब के द्वारा जजिया इम्पोज किया जाता है 1679 में। आफ्टर दैट मोहम्मद शाह रंगीला एबॉलिश जजिया फॉर एवर। यहाँ देखिए, जजिया को अंतिम बार और हमेशा के लिए हटाने का काम ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में किया गया 1720 AD में, एट रिक्वेस्ट ऑफ स्वामी मिर्जा, माफ कीजिएगा, सवाई मिर्जा किंग जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह के रिक्वेस्ट पे मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा 1720 में जजिया को हमेशा के लिए हटा दिया गया। तो ये चीज़ यहाँ तक जजिया का जो पूरा कांड है वो दिखाई देता है। आप देख रहे हैं कि अकबर और औरंगजेब दोनों ही जजिया को लगाते हैं। औरंगजेब हटाता नहीं है, वो लगातार लगाए रहता है। अकबर जो है वो पहले हटाते हैं, फिर लगाते हैं, फिर हटाते हैं, ऐसा काम करते हैं। तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट अरेबियन कॉन्क्वेस्ट को देख लेते हैं, जो सिंध पर इनका हमला हुआ था और यहीं से इस्लामिक रूल की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है उसको देखेंगे। द टर्म हिंदू वाज फर्स्ट यूज बाई अरब्स इन रेफरेंस टू पीपुल ऑफ हिंद यानी इंडिया। द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन ऑफ इंडिया वाज 1711 AD अंडर लीडरशिप ऑफ अरब इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम। 1711 माफ कीजिएगा 711 और 712 का जो टाइम था वो भारतीय इतिहास में मतलब ये
काले पक्ष के तौर पर देखा जाता है, वहीं से हमारी जो पश्चिमी सीमा है, मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, वहाँ से बाहरी आक्रमणकारी कब्जा करना शुरू करते हैं। अभी जो पीछे के आक्रमण है उससे हम लोग उबर नहीं पाए थे, तब तक फिर से एक बार हमला स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ यहाँ से शुरू होती है। अब ये जो हिंदू शब्द है ये असल में सिंधु नदी से लिया गया है। जो अरेबियन थे वो हमारी लैंग्वेज ढंग से बोल नहीं पाते थे, तो सिंधु एक संस्कृत का वर्ड है, वो इसको सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो स को ह बोलते थे, तो इसीलिए सिंधु को हिंदू बोला और सिंधु नदी के आसपास रहने वालों को हिंदू का नाम दिया। तो ये हिंदू जो शब्द है ये अरबों का दिया हुआ है। वास्तव में जो भारत के मूल निवासी हैं वो सनातन धर्म से संबंधित हैं, मतलब सनातनी हैं, जो यहाँ पहले से संस्कृति चल रही थी। बाद में जो इन्वेशन हुए उसके परिणाम स्वरूप जो संस्कृति आई वो बाद की, लेकिन जो एकदम स्टार्टिंग या ओरिजिन कहा जाता है वो यहीं से है, सनातन। फिलहाल हिंदू जो शब्द है ये पहली बार अरबों के द्वारा यूज़ किया गया और ये हिंद भारत को कहा करते थे, जो कि सिंध नदी के से ही पहले परिचय प्राप्त करते हैं। The first Muslim invasion of India was in 711 AD under the leadership of Arab invader Muhammad bin Qasim. Before Muhammad bin Qasim, in 711 AD, a campaign was sent under leadership of उबैदुल्लाह। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो था उससे पहले भी हमला ये लोग कर रहे थे, तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक बार और हमला किया जाता है, लेकिन वहाँ के जो सीमावर्ती रूलर रहते हैं वो बुरी तरह से इसे पराजित करते हैं। तो ये डिफीट होकर और वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो मारा जाता है। उसके बाद जब सेकेंड एक्सपीडिशन सेंड किया जाता है तो ये मतलब यहाँ लीडरशिप ऑफ बुदैल या बुदैल की लीडरशिप में इसको भेजा जाता है, और इसके बाद फिर यहाँ अलग अलग जो लोग हैं, मतलब अलग अलग नेतृत्व करता है, वो अपनी अपनी सेना लेकर आते हैं। तो एक एक करके इन्हें हम देखेंगे। मतलब उबैदुल्लाह के नेतृत्व में पहली बार भेजा जाता है, तो ये जो लीडरशिप है ये यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती है। दूसरा जो कैंपेन है वो फिर सी रूट से आता है और वो बुदैल की लीडरशिप में होता है। उसके बाद ओमान से नौसेना भेजी जाती है, बुदैल भी पराजित होता है, वो भी माना जाता है। और इराक के हाकिम रहते हैं अल हज्जाज, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की लीडरशिप में सिंध पर हमला करने के लिए एक सेना को गठित करके भेजा। अब यहाँ पर बहुत भयंकर संघर्ष होता है। उस समय चच डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश कहा जाता है। चच एक ब्राह्मण था और उसी के द्वारा इस डायनेस्टी की नींव रखी जाती है, और सिंध वाले क्षेत्र पर वही रूल कर रहा था। चच का भतीजा दाहिर, ये उस समय शासक था जब मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर हमला होता है। ये बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन अंत में पराजित होता है। तो अरबों की सिंध विजय का जो बाकायदा विस्तृत ब्यौरा है वो चचनामा नाम के ग्रंथ से प्राप्त होता है। ये अरबी भाषा में लिखा गया है, और बाद में अबू बकर कूफी नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने नासिरुद्दीन कोबाचा के ज़माने में इसका फारसी में ट्रांसलेशन किया था। मतलब अरबी लैंग्वेज में है, उसको फारसी में ट्रांसलेट किया था। अब कासिम के जो मेन कैंपेन है उसको देख लेते हैं। तो इसके जो मेजर कैंपेन थे उसमें देवल या दाभोल जो है, दाभोल तो ये बाद का नाम है, देवल इसका नाम था। तो देवल वाला कैंपेन था। इसमें सबसे पहले इस क्षेत्र को जीतने के बाद कासिम ने अपना मनमाना काम किया, यानी जजिया लगाया। और देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान और सीसम पर सफल हमला करके वहाँ भी जजिया लगाने का और तमाम वसूली का जो काम है उसको किया। सेहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई बजहरा था, तो ये चच डायनेस्टी से ही बिलोंग करता था। और राबर वाला जो कैंपेन था, इसमें सीसम को जीतने के बाद कासिम ने राबर को जीत लिया। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया, और उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी थी रानी बाई, उन्होंने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेना जो है वो थोड़ी सी है और कितना भी हम वीरता दिखा लें टिक नहीं पाएंगे, तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, या ये कह लीजिए कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए सती हो जाती है। सती होने का मतलब ये नहीं कि वो चिता में कूद जाती है, जौहर कर लेती। तो ये सब हमने देखा। इसके बाद अब यहाँ आप देखें कुछ और इन्फॉर्मेशन है। ब्राह्मणवाद, तो यहाँ का जो दाहिर का पुत्र था जयसिंह, वो लड़ता है और युद्ध के बाद वो इस्लाम को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ समय के लिए, फिर वो इसे अबॉलिश कर देता है। एलोर या अरोर क्षेत्र जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ के बाद दाहिर की राजधानी, दाहिर जो शासन कर रहा था उसका क्षेत्र बड़ा था, तो उसकी राजधानी का नाम था एलोर। उसको जीता जाता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। एलोर विजय ही सिंध पर संपूर्ण अधिकार को दर्शाती है। मतलब ये वाला क्षेत्र जब अरबों के हाथ में लगता है, मतलब अरब जो है वो आक्रमण करते करते जो बाहरी इलाके हैं उनको जीतते जीतते जब अंदर एंटर करते हैं, तो ये राजधानी क्षेत्र था एलोर। जब यहाँ उनका कब्जा हो जाता है तो ये पूरा सिंध क्षेत्र या सिंध प्रोविंस जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। उसके बाद अब एलोर विजय के बाद इनकी पावर बढ़ जाती है, और सच ये है कि पावर के साथ साथ इनका मन बढ़ जाता है। तो उसके बाद एलोर विजय के बाद कासिम जो है वो अपना सिक्का चलवाता है, मतलब खुद को राजा घोषित करता है, और मुल्तान पर भी कब्जा कर लेता है। सिक्का प्रांत है एक, और मुल्तान वाला क्षेत्र उसी से जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा क्षेत्र जो है वो इनके कब्जे में आ जाता है। और यहाँ के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया था, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि अब यही रूल करने वाला है। मोहम्मद कासिम की जो अंतिम विजय थी वहाँ से मतलब ये काबुल विजय, या आप कह लीजिए कि सिक्का विजय जो है, ये मुल्तान क्षेत्र था। तो यहाँ से इतना ज़्यादा सोना मिलता है कि मुल्तान का नाम वो सोने का नगर रख देता है, स्वर्ण नगर। तो संपदा तो भारत के पास थी ही। भारत और उससे जो जुड़े हुए इलाके थे, इतनी अकूत संपदा थी कि विदेशी जो है वो आधे तो इसी लालच में आते हैं। अब यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिनको कि देख लेते हैं। तो सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बाद 713 में
ये मीर कासिम के द्वारा मुल्तान पे आक्रमण किया जाता है। मतलब 713 की बात है, ये तो 711-12 का समय था जिसे हमने देखा। और ठीक उसके अगले ही साल यानी 713 में मीर कासिम जो है वो अटैक करता है मुल्तान पे। आफ्टर अ 2 month siege ही सक्सीडेड इन कॉन्क्वेरिंग मुल्तान। और 2 महीने के घेरे के बाद, इसे लंबा समय लग जाता है संघर्ष करने में, लेकिन ये मुल्तान पे कब्जा जमा लेता है। फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज ही सेंट 10,000 कैवलरी अंडर अबू हाकिम, बट बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान मीर कासिम केम टू एन एंड। कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक महत्वाकांक्षी विजय का सपना लेकर आया था, तो ये कन्नौज विजय के लिए अबू हकीम के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवारों को भेजता है। लेकिन उससे पहले ही मीर कासिम का जीवन अंत हो जाता है, मतलब समापन हो जाता है। मतलब योजना अभी इम्प्लीमेंट की जाती है, उससे पहले ही हो जाता है। 714 की बात करें तो ये खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नए खलीफा सुलेमान बनते हैं, और ये हज्जाज के दुश्मन थे। तो मीर कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था, तो अब यहाँ पे दुश्मनी आपस में हो जाती। सुलेमान के बाद उमर सेकंड जो है वो खलीफा बनते हैं 717 से लेकर 720 का जो टाइम पीरियड। और इनके समय में जय सिंह ने मुस्लिम धर्म, अभी आपने देखा ना ये दाहिर का जो डायनेस्टी वाला काम था उसमें आगे, तो जय सिंह ने मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर लिया था, मतलब इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। और अगला खलीफा जो है वो हिशाम बनता है, ये 724 से लेकर 743 का समय। और इसके समय में अभी आप देखें कि 717 से लेकर 20 वाले टाइम में ये इस्लाम को जबरन, मतलब न चाहते हुए इसे स्वीकार करना पड़ता है, तो ये स्वीकार करता है। और उसके बाद 724 से लेकर 743 वाला जो समय है उसमें ये इस्लाम को त्याग देता है। हिशाम के समय में जुनैद जो है वो सिंध का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। ये कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ आप देखें कि महमूद गजनवी का जो इन्वेशन का टाइम था, उस समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भांड थी। मतलब इसकी जो कैपिटल का नाम था वो उद्भांड था, इसे आप याद रखेंगे। और हिंदू शाही जो किंगडम था, ये मुस्लिम आक्रमण का सबसे पहला शिकार हुआ। तो जो सबसे किनारे पर रहेगा वही विदेशी आक्रमण का सबसे पहला वार झेलेगा। तो यहाँ ये पहला शिकार होता है। और अलबरूनी जो कि अरबी लेखक था, उसके हिसाब से हिंदू शाही डायनेस्टी का जो शासक था, ये कुषाण नरेश कनिष्क के ही डायनेस्टी का था। मतलब कुषाणों की ही डायनेस्टी बिखर गई थी बाद में, तो उसी का एक पार्ट जो है वो यहाँ आकर बस गया था और उसी ने हिंदू शाही किंगडम को इस्टेब्लिश किया था। नापथा और मैगुल्लेस का प्रयोग भारत में सबसे पहले सिंध में 712 में किया गया। और पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नादे मोहम्मदी को जियाउद्दीन बर्नी ने संकलित किया है। ये चरमपंथी लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी। तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को कवर किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गजनवी और गोल डायनेस्टी को देख लेते हैं। तो महमूद गजनवी, अब यहाँ पर तुर्कों के इन्वेशन को अगर देखा जाए तो 2 पार्ट में हम इसे बांट सकते हैं। पहला जो फेज था उसमें लीडर का नाम महमूद गजनवी था, जो कि लूटने की मंशा लेकर आया था। हालांकि लूटने की मंशा तो सभी जितने भी इन्वेडर्स थे सभी की थी। भारत से कितना कितना चूस ले और कितना अपना संचित कर ले, ये उनकी मंशा रही थी पहले से ही। भारत की अकूत संपदा इन्हें अट्रैक्ट कर दी। तो ये धन के लोभी तो थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन महमूद गजनवी का मेन पर्पज ही था लूटना। यहाँ के मंदिरों और यहाँ के जो धार्मिक संस्थान थे या जो कुछ भी था, वैभव था, अकूत संपदा का संचय था, उसको देखकर ये ललचा जाता है और जगह जगह हमला बोलकर वहाँ से बेहिसाब लूटपाट करता है। तो गजनवी का ये पहला आक्रमण था। और दूसरा आक्रमण जो है वो गोरी के समय में होता है। तो मोहम्मद गोरी का दोनों उद्देश्य था, लूटना भी उद्देश्य था और कब्जा करना भी उद्देश्य था। और उसके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा पृथ्वीराज चौहान तृतीय रहते हैं। और इसीलिए दोनों के बीच में जब टकराव होता है तो पहला युद्ध जो है वो वास्तविक युद्ध होता है, जो तराइन का पहला युद्ध था। और वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ते हैं और गोरी को बहुत दूर खदेड़ देते हैं, जिंदा छोड़ देते हैं। ये भी उनकी सहृदयता ही रहती है। लेकिन जो दूसरा युद्ध था वो आंतरिक धोखे का शिकार हो जाते हैं और जयचंद जो है वो जाकर गोरी से मिल जाता है। परिणाम ये होता है कि चौहान को पकड़ लिया जाता है, मरवा देता है गोरी। और यहाँ से फिर उसका जो रास्ता रोकने का काम है वो कोई नहीं कर पाता है, मतलब रास्ते में कोई टिक नहीं पाता है। तो अंतिम राजपूत शक्ति के तौर पे पृथ्वीराज चौहान इसके रास्ते की बाधा थे। उसको भी हम देखेंगे, मतलब तराइन के दोनों युद्ध और उसके बाद जयचंद का जो अंत होता है चंदावर में, उसको भी देखेंगे। अब यहाँ पर पहले गजनवी को देख लेते हैं। तो तुर्कों के आक्रमण को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला जो फेज था उसमें महमूद गजनवी को देखा। अब इतिहासकार मोहम्मद हबीब के हिसाब से अगर देखा जाए तो तुर्क जो है वो नॉर्थ इंडिया में जीतने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसको शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति के तौर पे रेखांकित किया जा सकता है। क्रांति का मतलब यहाँ पे अब किस तरीके से लिया जाए ये सोचने वाली बात है। लेन पूल ने तुर्कों का ये जो एक्सपेंशन था इसको अद्वितीय आंदोलन कहकर संबोधित किया है। ठीक है, अद्वितीय आक्रमण कहकर संबोधित करना चाहिए था। अब इसके बाद आप देखें यहाँ पर महमूद गजनवी का जो पूरी डायनेस्टी है, तो डायनेस्टी टाइटल वगैरह सब दिया हुआ है। यहाँ पे वंश जो था इसका यामिनी वंश था और यमीनुद्दौला ये इसकी उपाधि थी अपनी डायनेस्टी के नाम के हिसाब से। इसके साथ साथ और भी टाइटल हैं, जैसे कि यमीनुल मिल्लाह यानी मुसलमानों का संरक्षक, ये बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह के द्वारा उसको दी गई थी और इसी के कारण इसके वंश का नाम यामिनी विख्यात हुआ, मतलब इसी के नाम से। सुल्तान आजम की उपाधि धारण करने वाला ये दुनिया का पहला शासक था और इस्लाम का नायक इसे मध्यकालीन इतिहासकारों ने कहा था। अव्यक्त में मोहम्मद अवतार, ये जो उसके चांदी के सिक्के थे उस पर इन्होंने इंस्क्रिप्शन अपना दर्ज करवाया था, तो उसमें लिखवाया था, मतलब खुद को मोहम्मद का अवतार बताया था।
और बुत शिकन और गाजी की जो टाइटल है ये तो बहुत सारे जो मुस्लिम इन्वेडर हैं उन्होंने धारण की थी। बुत शिकन का मतलब है मूर्ति भंजक। तो ये मंदिरों में लूटपाट ही सिर्फ नहीं करता था, उन्हें तोड़ फोड़ डालता था, जो मंदिर में स्थापित मूर्तियां होती थी उनका ध्वंस कर देता था। तो इसी एवज में बड़े शान से ये कहता था कि मैं बुत शिकन हूँ, मैं गाजी हूँ। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आप देखिए कि महमूद गजनबी के पिता कौन थे, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं। तो ये सुबुक्तगीन नाम के जो रूलर थे, मतलब यहाँ जो यामिनी डायनेस्टी आप देख रहे हैं, गोर डायनेस्टी जिसको कहा जाता है, तो उसी में ये एक के बाद एक जो क्रोनोलॉजी है उसे देखेंगे। अब अलब्तगीन जो कि एक तुर्क स्लेव था, उसी ने गजनी वंश की नींव रखी थी, और सुबुक्तगीन ये महमूद गजनबी के पिता का नाम था। ये जानकारी है। और भी देखिए इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। गुलाम पिराई, ये आप देख रहे हैं नीचे वाला, तो गुलाम पिराई जो है ये अलपतगीन का यानी अलब्तगीन का सक्सेसर है। उसके बाद सुबुक्तगीन जो है ये गुलाम पिराई के उत्तराधिकारी थे। तो ये तीसरी फिर चौथी पीढ़ी में महमूद गजनबी का जो नाम है वो आता है। 977 की अगर बात करें, 977 एडी की, तो अल्पतगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक बनता है, और सुबुक्तगीन ने यामिनी वंश के बीच की नींव जो है वो यहाँ पर रखी थी। 1001 का जो टाइम पीरियड है, गजनबी का जो पहला अटैक है वो यहाँ किया जाता है शाहियों पर। मतलब महमूद गजनबी यहाँ तक अपना शासन स्थापित कर चुका होता है और वो अपना आक्रमण करता है शाहियों पर। फिर 1004 में मुल्तान पे पहला हमला करता है, और मुल्तान में शिया करमार्थियों का शासन था, और यहाँ पे अब्दुल फतह दाऊद जो था वो शासन कर रहा था। तो ये यहाँ पे दूसरा हमला करता है 1004 में। फिर 1010 का जो समय है ये नगरकोट को लूट लेता है, और तलवाड़ी के युद्ध में हिंदुओं का पूरा संघ रहता है, उसको ये हरा देता है। तो ये चीज़ है। थानेश्वर का जो चक्रस्वामी मंदिर है उसमें बुरी तरह से लूटपाट करता है, वो 1014 का समय रहता है। सिर्फ लूटता नहीं है बल्कि चक्रस्वामी की प्रतिमा को तोड़वा देता है। इसके बाद आगे देखते हैं। 1018 का जो टाइम था, गजनबी पहली बार इंटर करता है जो घाटी क्षेत्र है वहाँ पर, और बरन यानी जो बुलंद शहर है, मथुरा, वृंदावन और कन्नौज पे हमला करता है, वहाँ के मंदिरों को तोड़वाता है, वहाँ की धर्मशालाओं को खंडित करवाता है। इसके बाद गंगा घाटी में कुल 3 बार वो अटैक करता है यहाँ की संपदा को लूटने के उद्देश्य से। एक बार लूटता है तो मन नहीं भरता है, सोचता है कि बचा वाला भी ले जाएं, तो दोबारा हमला करता है। इसके बाद 1019, तो 1019 का जो टाइम है उसमें महमूद ने कालिंजर दुर्ग पर घेरा डाला था, और ये कालिंजर दुर्ग जो था ये बड़ा ही अजेय माना जाता था। मतलब इसके फाटकों को तोड़ना इतना आसान नहीं था। आप देखेंगे आगे मेडिवल टाइम पीरियड में ही शेर शाह सूरी जो है वो कालिंजर पर हमला बोलता है, और किले की दीवार गिरने का नाम नहीं ले रही थी, तो बेहिसाब गोलाबारी उस पर की जा रही थी कि वो गिरे, मतलब तोप के गोले बरसाए जा रहे थे। उक्का नाम का जो प्रक्षेपास्त्र था, तोप जैसा ही होता है, तो उससे लगातार इससे गोले दागे जा रहे थे, और एक गोला जो है वो बाउंस होकर वापस लौट आता है, तो वही बारूद के ढेर में आग लगती है, तो उससे जलकर शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो वो कहानी है अभी। मतलब इसका तात्पर्य ये है कि कालिंजर दुर्ग की जो वाल्स थी वो काफ़ी मजबूत थी। तो यहाँ पे ये घेरा डालता है। इसके बाद 15 किले का जो इनाम है ये आप कैसे देखेंगे, यहाँ 15 फोर्ट का जो इनाम है, विद्याधर जो है ये महमूद की प्रशंसा में एक गीत लिखते हैं, और महमूद इसे 15 किले इनाम में दे देता है। इसके बाद 1022 का जो समय है, आप खुद सोच सकते हैं कि प्रशंसा करने पर इतना खुश होकर अगर वो 15 किले इनाम में दे रहा है, तो बुराई करने पर वो क्या करता होगा। अब 1022 की अगर बात की जाए तो पंजाब को गजनी एम्पायर में ये मर्ज कर लेता है, और 1025 में महमूद का अटैक ये सोमनाथ मंदिर पर होता है। सोमनाथ मंदिर के तो ये पीछे ही पड़ गया। तो 1025 का जो टाइम है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर जो कि महादेव के ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से, तो वहाँ पर महमूद हमला करता है, और अकूत संपदा मंदिर के अंदर रहती है, और वैभवशाली तो रहता ही है। तो ये आक्रमण मतलब लालच में वहाँ अट्रैक्ट होता है। 1027 में सिंध के जाटों को दंड देने के लिए अंतिम बार ये भारत आया था। जाट बड़े जुझारू मतलब आज के समय में भी हैं और उस समय भी थे, ये आसानी से झुकते नहीं थे, तो उसे बड़ी चिढ़ होती है कि ये लोग झुक नहीं रहे। तो ऐसे में ये बार बार उन्हें दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद ये खोखर और जाट जो हैं ये कतई दबते नहीं हैं, और ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला भारत का सीमावर्ती एरिया है वहाँ पे बड़े सक्रिय रहते हैं। तो ये आपने देखा। और 1030 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। ये जन्मजात सेनापति था, तो सेनापति नहीं बल्कि एक योद्धा की हैसियत से जिंदगी भर तलवार लेकर घूमता रहा और लूटपाट करता रहा, जबकि इसके अंदर योग्यता भी थी। ये विद्वानों का सम्मान करता था। इसके दरबार में आप देखें तो इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं वो ढेर सारे, लेकिन उसके बावजूद लालच आदमी को अंधा कर देता है। तो ये हमने देखा। अभी इसके बाद कुल आक्रमणों को देख लेते हैं, टोटल अटैक कितने। तो हेनरी इलियट जो कि एक यूरोपियन हिस्टोरियन है, तो इनके हिसाब से महमूद गजनबी ने 17 बार भारत पर हमला किया था। ये एक गिनती है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी बहुत संभावना है। 17 बार हमला किया था। 1000 से लेकर 1026 के बीच में लगातार 17 बार आक्रमण वो करता है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद महमूद गजनबी के दरबार में जो स्कॉलर्स थे उनको भी देख लेते हैं, इनके जो काम थे, मतलब इनके द्वारा जो टेक्स्ट वर्क किया गया उसको भी देख लेते हैं। अबू नस्र उतबी नाम का जो इतिहासकार था, ये अपनी पुस्तक तारीख यामिनी या किताब यामिनी में 1000 ईस्वी से लेकर महमूद गजनबी के ज़्यादातर जो हमले हुए थे उनका उल्लेख करता है। ख्वाजा अहमद ये वजीर था महमूद गजनबी का। इसके बाद आप देख रहे हैं फिरदौसी को। तो फिरदौसी जो है इसने फारसी में करीब 1000 छंदों वाली एक लंबी चौड़ी कविता लिखी थी, जिसको कि शाहनामा कहा जाता है, और ये शाहनामा गजनबी के ही ऑर्डर पर लिखी गई थी।
फारसी का इसे होमर भी कहा जाता है, मतलब फिरदौसी को शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था, ये याद रखिएगा। इसके बाद अबुल फजल बैहाकी को देख लीजिए, बैहाकी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यहाँ पे है नीचे। तो ये तारीख है सुबुक्तगीन के ऑथर थे। इसके बाद अलबरूनी, तो अलबरूनी की हैसियत एक राज्य ज्योतिषी की थी, मतलब एस्ट्रोलॉजर की थी, लेकिन ये अरबी लेखक के तौर पे ज़्यादा प्रसिद्ध है और उसी रूप में हम इसे जानते हैं। तो ये लिखने का भी काम करता था, मतलब तरह तरह के ग्रंथों का ये ट्रांसलेशन करता था। विदेशी भाषाओं को सीखने में भी इसकी रुचि थी ताकि वो उन्हें ट्रांसलेट कर सके, उनसे जानकारी प्राप्त कर सके। और बाकी तहकीक हिंद को तो आप देखते ही। इसके बाद फराबी को देखिएगा, ये फिलॉसफी का जानकार था, मतलब फिलॉसफर था। खुरसानी स्कॉलर के तौर पे तूसी का नाम आता है या तौसी का नाम आता है। इसके बाद उसरी का नाम आप देख रहे हैं, तो उसरी जो है ये महान शिक्षक और राजकवि था और इसका मुंह 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भर दिया था, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये गजनवी की तारीफ करता था, गजनवी खुश होकर इसे ढेर सारा उपहार देता था। इसका मतलब ये नहीं कि मुंह खुलवा कर उसके अंदर मोती भरे जाते थे, इसका ये मतलब है कि अकूत दान इसको मिलता था। तो इस तरीके की जानकारियां हमने यहाँ से प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को भी देखते हैं। अब इसमें आगे के रूलर्स को देख लेते हैं। तो मोहम्मद गोरी को देख पाएंगे यहाँ पे। डायनेस्टी है शंशबनी, ठीक है, गोरी की जो डायनेस्टी थी उसका नाम था शंशबनी। और मोहम्मद गोरी का जो और नाम है उसमें जंगी ये टाइटल थी इसकी। शिहाबुद्दीन खुरसान पर विजय जब इसने हासिल की थी तो उसके बाद ये टाइटल एज्यूम की थी और शिहाबुद्दीन से फिर ये मुइजुद्दीन हो जाता है। इसके बाद मोहम्मद बिन साम इस तरह की जो टाइटल है उसको ये अपने ऊपर धारण करता है। जुहाक ये पौराणिक नायक जुहाक था जिसको कि मुइजुद्दीन के राजवंश का मतलब सबसे पहला पूर्वज बताया जाता है, तो उसके नाम से ये जाना जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर आप देखें कुछ किताबों के नाम। तो तबकात नासिरी, ये जो तबकात नासिरी है ये मिनहाजुल सिराज के द्वारा लिखी गई है और इसमें मोहम्मद गोरी की विजय का जो प्रामाणिक विवरण है वो प्राप्त होता है। इसके बाद 1163 का जो समय था गियासुद्दीन ये गोर का रूलर बनता है और 1173 का जो टाइम है उसमें मोहम्मद गोरी ये गोर का रूलर बनता है। मोहम्मद गोरी का पहला हमला ये मुल्तान की जो करमाथी जनजाति थी वहाँ के शियाओं पर होता है और मुल्तान के साथ गोरी ने उच्च और उसके निचले सिंध को भी जीत लिया था। तो ये जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे अपना हमला करके जीतने का काम शुरू करता है। इसके बाद 1178 की अगर बात करें तो गोरी ने गुजरात में हमला किया था और वहाँ के शासक मूलराज या भीम सेकंड के द्वारा गोरी को पराजित होना पड़ा था, मतलब भीम द्वितीय के द्वारा इसको हरा दिया गया था। और भारत में ये गोरी की पहली पराजय थी। सीमावर्ती प्रांत में ये भले ही जीत रहा था लेकिन जब ये गुजरात वाले एरिया की तरफ रुख करता है तो वहाँ इसे हार का मुंह देखना पड़ता है। उसके बाद ये गुजरात की ओर से मुड़ जाता है क्योंकि जानता है कि अभी तत्काल आक्रमण करने में भलाई नहीं है। तो पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पे ये हमला बोल देता है। ये 1179 की बात। इसके बाद 1186 की अगर बात करें तो गोरी के द्वारा कॉन्क्वेयर किया जाता है पेशावर वाला जो क्षेत्र है उसको, मतलब पेशावर की राजधानी लाहौर को। सियालकोट को ये जीतता है 1185 में, एक एक करके जीतता हुआ आगे बढ़ता है। और 1188 में भटिंडा वाला जो कैंपेन है उसको करता है और तबर हिंद का जो फोर्ट था उसको ये जीत लेता है। और ये घटना तराइन के तत्कालिक युद्ध का कारण बनती है क्योंकि यहाँ से फिर राजपूतों के साथ इसका जो टकराव है वो अवश्यंभावी हो जाता है। और 1191 में फिर बैटल ऑफ तराइन होता है और इसमें ये भटिंडा के बीच में, मतलब भटिंडा के पास में एक स्थान था तराइन जो कि एक मैदानी इलाका था, वहाँ पर होता है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये 3rd नंबर के पृथ्वीराज थे और इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। तो इनके और गोरी के बीच में ये युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी की इसमें बहुत बुरी तरह से पराजय होती है। मतलब गोरी की सेना भाग रही होती है और पृथ्वीराज चौहान के पास पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इसे घेर कर मार डालें, लेकिन वो इसे छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। और उसके बाद फिर नतीजा क्या होता है आप जानते हैं। तो इसके बाद 1192 में तराइन का 2nd वार होता है और इसमें जयचंद की मदद से मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। तो ये उसकी एक निर्णायक विजय थी और यहाँ पे फिर राजपूत शक्ति का जो अंतिम स्तंभ था वो भी धराशायी हो जाता है और इसका रास्ता रोकने वाला कोई विशेष शासक बचता नहीं। 1194 में यमुना के तट पे चंदावर नाम की जगह है, कन्नौज और बनारस का जो पूरा क्षेत्र था उसमें रूल करने वाला गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। बहादुर तो ये भी था लेकिन ये गोरी के साथ मिल जाता है और बाद में गोरी और इसके खिलाफ युद्ध, मतलब इनके दोनों के बीच में युद्ध होता है और जयचंद भी मारा जाता है। 1195 को देखते हैं। ये तो हमने 94 तक देखा। 1194 यानी 1194 का जो टाइम है उसमें गोरी जयचंद को डिफीट करता है और 1195-96 में ये बयाना वाला क्षेत्र जो है ये इसके द्वारा जीत लिया जाता है और उसके बाद ग्वालियर को भी तुर्गिल के द्वारा जीत लिया जाता है। ये बहाउद्दीन तुर्गिल है जिसने कि इस क्षेत्र को जीता था, ग्वालियर को। अब 1205 की बात करें तो 1205 में अंधखुद का युद्ध होता है और इसमें ईरान के ख्वारिज्म शाह के साथ ये युद्ध गोरी लड़ता है और इसमें भयंकर रूप से हार जाता है। फिर 15 मार्च 1206 में सिंधु नदी के तट पे दमयक नाम की जगह रहती है, वहाँ पे ये नमाज पढ़ रहा होता है और कोई अज्ञात व्यक्ति इसको मार डालता है। ये सिंधु नदी के तट पे दमयक नाम की जगह है। तो 1206 में इसकी हत्या करवा दी जाती है। अब यहाँ फखरुद्दीन राजी और नजमी उर्जी ये गोरी के दरबार में थे, ये आप यहाँ से देखिए। और गोरी के द्वारा हिंदू देवी लक्ष्मी और नंदी की आकृति से युक्त सिक्के चलवाए गए थे जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ था।
और भारत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला यही था, गोरी। और तबकात नासिरी के हिसाब से एक बार गोरी ने कहा था कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार है, मतलब इसका अपना कोई पुत्र नहीं था, निसंतान था, इसके बहुत सारे दास थे। तो ये कहा करता था कि बाकी राजा महाराजा, मतलब जो बाकी सुल्तान बादशाह होते हैं, उनके पुत्र उनके नाम को आगे ले जाते हैं, उनकी डायनेस्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मेरे पास हजारों की संख्या में योग्य दास हैं और यही जो स्लेव्स हैं ये मेरे नाम को आगे ले जाएंगे। तो होता भी यही है। उसके बाद इसके नाम को आगे ले जाने के लिए दासों में ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू होता है, जिसमें जीतता है कुतुबुद्दीन ऐबक और उसी की डायनेस्टी आगे चलती है गुलाम डायनेस्टी के नाम से। तो उसे हम देखेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का काम करने वाला कहा जाता है। मतलब मुस्लिम राज्य की नींव स्थायी तौर पर डालने का काम ये मोहम्मद गोरी के द्वारा ही किया गया। हालांकि मुस्लिम इन्वेशन इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन वो स्थापना करने के उद्देश्य से या यहाँ पे राज्य करने की मंशा से नहीं हुए थे, सिर्फ लूटपाट करने के उद्देश्य से हुए थे। लेकिन इसका उद्देश्य लूटना भी था और राज्य स्थापित करना भी था। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिन्हें देख लेते हैं। तो महमूद गजनवी का चंदेलों पर जो पहला हमला होता है वो 1019-20 के टाइम में होता है और उस समय चंदेल डायनेस्टी का रूलर था विद्याधर, और ये अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने कि मुसलमानों को बहुत सफलतापूर्वक रोका था। महमूद गजनवी शिक्षित और सुसभ्य था, ये हमने पहले भी देखा है। ये खुद स्कॉलर था और स्कॉलर्स का सम्मान करता था। और इसके दरबारी इतिहासकार का नाम उत्वी था। किताबुल यामिनी या तारीख यामिनी नाम का जो टेक्स्ट है वो इसने रचा था। फरिश्ता, जो कि 1560 से लेकर 1620 तक इनका जीवन काल है, इन्होंने तारीख फरिश्ता और गुलशन इब्राहिमी नाम की किताब लिखी थी। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन कासिम हिंदू शाह था और इसकी पुस्तक तारीख फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। संस्कृत के मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के ये महमूद गजनवी जारी करवाता है। दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख होते हैं, मतलब एक तरफ अरबी में, दूसरी तरफ जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखा हुआ होता है, यानी संस्कृत में लिखा हुआ होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से कलेक्ट की। अभी दिल्ली सल्तनत को देख लेते हैं। तो 1206 से लेकर 1526 यानी पानीपत के पहले युद्ध तक जो पूरा टाइम पीरियड है वो दिल्ली सल्तनत के तौर पे देखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम रूल है वो बाकायदा इस्टेब्लिश हो गया रहता है, क्योंकि गोरी ने जो आक्रमण करके जगह बनाई थी उसको फैलाने का काम उसके जो दास है वो करना शुरू करते हैं। तो पहला जो दास इसका गोरी का था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। मतलब ये यहाँ पे आप नाम देख रहे हैं, इसे ऐब केशल के नाम से भी जाना जाता है। 1206 से लेकर 1210 ये इसका पूरा टाइम पीरियड है। पील बख्श, लाल बख्श, कुरान ख्वां और हातिम सेकंड के तौर पे ये इसकी उपाधियां थी। और मलिक सिपह सालार ये मोहम्मद गोरी के द्वारा इसको टाइटल दी गई थी। मतलब ये गोरी का भरोसेमंद दास था। इसके बाद आराम शाह को देखिएगा, अगला वाला रूलर, ये 1210 में, मतलब ये छोटे समय के लिए रहता है और उतना योग्य नहीं रहता है। फिर इसके बाद अगला रूलर है इल्तुतमिश, जो कि सुल्तान सईद यानी भाग्यशाली सुल्तान के तौर पे भी जाना जाता है। मिनहाजुल सिराज ने इसको इस नाम से प्रोनाउंस किया था। 1210 से लेकर 1236 ये इसका रूल रहता है। सुल्तान आजम नासिर अमीर उल मोमिन, ये खलीफा के द्वारा दी हुई टाइटल है। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, इस प्रकार की टाइटल इसको दी जाती है। और इसके अलावा गॉड का जो लैंड है उसका प्रोटेक्टर इसको कहा जाता है और ईश्वर के सेवकों में इसको गिना जाता है। इस तरह की टाइटल इसको जो तत्कालीन इतिहासकार हैं वो महिमा मंडन के चलते देते हैं। असल में जो दरबार में रहने वाले पोएट और हिस्टोरियन होते हैं वो दरबार की ही खाते हैं, राजा की ही खाते हैं। तो राजा के खिलाफ उनसे बोला नहीं जाता है, तो राजा कैसा भी हो वो महिमा मंडन करते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ रुकनुद्दीन फिरोज शाह को आप देख रहे हैं। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जो समय है वो बस 1236 का है और ये ज़बरदस्ती तख्त पे बैठ गया रहता है। असल में इल्तुतमिश के द्वारा अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया गया रहता है सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा जो कि पहले सुल्तान अपॉइंट किया गया रहता है उसका इंतकाल हो जाता है, मतलब वो असामयिक मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो उसके बाद फिर रजिया को ये अपनी ओर से सुल्तान डिक्लेयर कर देता है। तो रजिया के अधिकार को छीनकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह षड्यंत्र करके अपनी माँ और जो इसके पास सैनिक टुकड़ी थी ये खुद सिंहासन पर बैठ जाता है। अब इसके बाद रजिया जो है वो दिल्ली में जनता से न्याय मांगने जाती है, अपना जो वस्त्र है चोला, न्याय का चोला, उसको धारण करके। तो दिल्ली की जनता इसको समर्थन देती है और बाकायदा फिर रजिया अपना शासन वापस प्राप्त करती है। तो वो सारी कहानी है। कुल मिलाकर रजिया सुल्ताना, जिसका पूरा नाम जलालतुद्दीन रजिया था, ये 1236 में शासिका बनती है और 1240 तक इसका रूल रहता है। उम्दतुल निस्वा ये इसकी टाइटल थी। इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि दल चालीसा की कठपुतली था, ये 1240 से लेकर 1242 तक रूल करता है। जब दल चालीसा को ये लगता है कि ये बहराम शाह निकम्मा हो गया है तो इसको हटाकर और बाद में मरवा कर इसकी जगह पे दूसरे रूलर को बैठाया जाता है जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूद शाह। इसे दरवेश भी कहा जाता है। और इनफैक्ट इल्तुतमिश के जितने भी सक्सेसर हुए हैं, चाहे वो रजिया रही हो या बाद वाले जितने, वो सब दल चालीसा के शिकार बन जाते हैं। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को आप देखिए 1242 से लेकर 1246, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265। और मिनहाज ने नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है और उसके पीछे मजबूरी थी सुल्तान की, वो आदर्श बन के नहीं रहना चाहता था। कुरान की आयतें लिखकर और टोपियां सिलकर गुजारा करने का मतलब समझ रहे हैं, उसे राजशाही उसके हाथ में दी ही नहीं गई थी। वो सिर्फ नाम का बादशाह था। जो पीठ पीछे शासन संभालने का काम या उसकी डोर थामने का काम है वो तो बलबन कर रहा था।
बलबन पीठ पीछे बहुत लंबे समय से रूल कर रहा था, वो सामने नहीं आ रहा था, बस सामने से सत्ता की बागडोर नहीं संभाल रहा था। दल चालीसा के सबसे ताकतवर सरदारों में से वो एक था और वो सामने से रूल इसलिए नहीं कर रहा था कि जनता एक झटके में अगर हम सामने आए तो बगावत कर सकती है, तो धीरे धीरे करके वो शासन में कब्जा स्थापित कर रहा था। और अंत में आप देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद के बाद ये खुद सत्ता में आ जाता है, मतलब खुलेआम रूल करने के लिए आ जाता है। तो यहाँ बहाउद्दीन बलबन का नाम आप देख रहे हैं, इसका बलबने खुर्द ये उपनाम है, यानी निकनेम आप देख सकते हैं। 1266 से लेकर 1287 ये इसका रूल था। गयासुद्दीन की टाइटल ये तब एज्यूम करता है जब ये सुल्तान बनता है। उलूग खां यानी महान व्यक्ति और नियाबत खुदाई, जिल्ला इलाही यानी अल्लाह की परछाई, इस प्रकार के जो संबोधन है वो धारण करता है। इसके बाद इसके जो सक्सेसर हैं उसमें कैकुबाद और क्यूमर्स का नाम आता है। तो कैकुबाद का जो टाइम पीरियड है वो 1287 से लेकर 1290 और कैउमर्स का जो टाइम है वो 1290 वाला है। मतलब बलबन के बाद वाले रूलर उतने योग्य नहीं होते। और दिल्ली के संस्थापक के तौर पर लोगों में मतभेद है, लेकिन मूल रूप से ये जाना जाता है, इस जो इतिहास के प्रमाण है उसके हिसाब से, कि अनंगपाल तोमर, जिनका नाम बिलान देव था, उसके द्वारा, मतलब उन महान राजा के द्वारा दिल्ली की नींव रखी जाती। ठीक है। और इसके अन्य नाम अगर देखें तो महाभारत कालीन नाम तो इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर के तौर पे दिखाई देता है और योगिनीपुर भी इसको कहा जाता है कुछ ग्रंथों में। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम, जो कि इस्लाम का मुख्य केंद्र, या बगदाद द्वितीय, ये सब इस्लामिक रूलर्स के द्वारा दी हुई टाइटल है। तोमर डायनेस्टी के शासक ढिल्ली के नाम पे इसका नाम दिल्ली पड़ गया। ढिल्लन असल में नाम था, ढिल्ली कहा जाता था और उन्हीं के नाम पे ढिल्ली, और उसके बाद वही बिगड़ते बिगड़ते दिल्ली हो गया। तो अनंगपाल सेकंड जो थे, ये अनंगपाल तोमर हैं, मतलब दूसरे नंबर के हैं। तो इनके द्वारा लालकोट दुर्ग और अनंगताल नाम का जो जगह है, ये प्राचीन पहले के जल संरक्षण वाले रिजर्वायर होते थे, तो इनका निर्माण कार्य दिल्ली वाले क्षेत्र में करवाया जाता है। ये सारी जानकारी यहाँ से आप देखेंगे। इसके बाद आप देखें यहाँ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि बिजोला इंस्क्रिप्शन है और बाउली इंस्क्रिप्शन है। ये दो इंस्क्रिप्शन जो है ये दिल्ली के क्षेत्र, मतलब दिल्ली के नाम के बारे में और थोड़े प्रूफ देते हैं। तो दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ बताया जाता है। ये 13वीं शताब्दी का पालम बाउली इंस्क्रिप्शन है, जिसमें ऐसा कहा गया है। और इसी अभिलेख में तोमर और चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गोरी से बलबन तक के सुल्तानों की जो पूरी लिस्ट है वो यहाँ पर दी हुई है। सरबन इंस्क्रिप्शन को देखिएगा, ये 14th सेंचुरी का है और इसमें ये मेंशन किया गया है, मतलब इसमें भी दिल्ली की हिस्ट्री मेंशन की गई है। तो दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क यानी तुर्क कह के संबोधित किया गया। इन तुर्कों को अपने यहाँ तुरुष्क कहा जाता था। तो अभी तुरुष्क दंड नाम का जो एक टैक्स है उसे भी आप देखेंगे। 1192 में तराइन का जब सेकंड युद्ध होता है, उसके बाद दिल्ली पर पूरी तरह से तुर्कों का कब्जा हो जाता है। इनफैक्ट पूरे नॉर्दर्न एरिया पे इन्हीं सब का कब्जा हो जाता है। और 1193 में दिल्ली भारत में गोरी के राज्य की राजधानी बन जाती। और मोहम्मद हबीब के हिसाब से अगर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन के युद्ध में जन्म लिया था और पानीपत की रणभूमि में ये जो 1526 का टाइम पीरियड था वहाँ ये अपनी अंतिम सांस लेती। तो ये पूरी कहानी है, मतलब दिल्ली की स्थापना कैसे होती है, उस पर बाहरी आक्रमणकारियों का कब्जा कैसे होता है, उसका इस्लामीकरण कैसे किया जाता है, फिर बाद में यहाँ पे डायनेस्टीज कैसे कन्वर्ट होती हैं आपस में, ये सब हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को देख लेते हैं। अभी हम लोग गुलाम डायनेस्टी की ओर बढ़ रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय है उसे आप देखिए कि 1206 से लेकर 1210 तक अपना रूल करता है। स्लेव डायनेस्टी या मामलूक डायनेस्टी का ये फाउंडर है और इसकी कास्ट जो थी वो तुर्क थी, मतलब तुर्क ट्राइब से बिलोंग करता था। इसने अपने पूरे किंगडम की कैपिटल लाहौर बना के रखी हुई थी। दिल्ली ना बनाने के पीछे कई कारण थे, क्योंकि दिल्ली में मोहम्मद गोरी के जो और दास थे वो सक्रिय थे और यहाँ तक आने का साहस कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत में नहीं जुटा पाया। बाद की स्थितियां बदलती हैं तो इसके जो बाकी वाले सक्सेसर हैं वो दिल्ली की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआती राजधानी लाहौर थी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ और भी जानकारियां हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी राजधानी लाहौर थी और इसकी जो टाइटल है उसमें पील बख्श, लाख बख्श, कुरान ख्वां, इसे कुरान कंठस्थ थी इसलिए कुरान ख्वां, हातिम द्वितीय, मलिक सिपह सालार, ये सब जो टाइटल है वो यहाँ पर दी गई थी। और इसमें से मलिक और सिपह सालार की जो टाइटल है वो गोरी के द्वारा इसको दी गई थी और ज़्यादातर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इन्हीं दोनों टाइटल का यूज़ किया जाता था। काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफी ने सबसे पहले ऐबक को खरीदा था, मतलब गुलामी यहाँ से स्टार्ट होती है। और उसके बाद इन्होंने ही धनुर्विद्या और घुड़सवारी का जो पूरा ट्रेनिंग है वो इसको दिलवाया था। ऐबक कुरान पढ़ने का शौक रखता था और कुरान का पाठ करके वो उसे कंठस्थ कर लेता है, तो इसीलिए इसे कुरान ख्वां कहा जाता है। और बाद में ऐबक को मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीद लिया जाता है और इसकी योग्यता से खुश होकर इसे अमीर आखूर की जो टाइटल है और जो पोस्ट है वो गोरी के द्वारा इसको दी जाती है, मतलब घोड़ों की सेना का सरदार। इतना हमने देखा। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के जितने भी स्लेव थे उसमें सबसे भरोसेमंद उसका था। इसी कारण से गोरी ने ऐबक को अपने भारतीय जीते हुए सारे प्रदेशों का हेड बना दिया, या उसकी पूरी जो कमान है वो इसके हाथ में सौंप दी। ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का फाउंडर कहा जाता है, मतलब तुर्क डायनेस्टी की नींव ही इसने रखी थी ऐसा माना जाता है। और ये काफ़ी दानशील था ऐसा कहा जाता है, मतलब पील बख्श का मतलब है कि हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श का मतलब है कि लाखों वस्तुएं, चाहे वो मुद्रा रही हो, पैसा रहा हो या जो भी रहा हो, उसका दान करने वाला, ऐसा कहा जाता है। और फरुखमुद्दीन ऐबक के दरबार का एक विद्वान था, स्कॉलर, और हसन निज़ामी का भी नाम आता है, ये भी इसी के दरबार के स्कॉलर थे।
और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये ऐतिहासिक जो फैक्ट हैं उन्हें आप सिर्फ देखिए। तो मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करवा दिया। तो हिंदू स्थापत्यों को तुड़वाना मतलब जो मूर्तियाँ और मंदिर थे उनमें लूटपाट करना और उसके स्थान पर नई मस्जिदें बनवाना या नए इस्लामिक स्थापत्य बनवाना, ये बहुत सारे रूलर्स ने किया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि बख्तियार खिलजी जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा तुड़वा देता है, उसमें आग लगवा देता है और जो पुस्तकें मतलब दुर्लभ पांडुलिपियाँ उसके अंदर संचित करके रखी हुई थी उसको ऐसे ही जब सड़कों पर बिखेर कर उसमें आग लगवा दी जाती है, जिन्हें कि इकट्ठा करने में हजारों साल का समय लग जाता है, इतनी दुर्लभ। और उसमें से कुछ ऐसी थी जो कि अपनी मूल प्रति के रूप में थी और उनका दूसरा संस्करण मौजूद ही नहीं था, मतलब वो नष्ट हो गई तो खत्म हो गई। तो इस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी के बहुमूल्य ग्रंथों को इसने बिना सोचे समझे जलवा दिया। ऐबक ने कभी सुल्तान की टाइटल एज्यूम ही नहीं की, और सुल्तान की टाइटल एज्यूम करने के लिए पहले सुल्तान का जो रुतबा है वो होना चाहिए, जो कि इसके पास था नहीं शासन करने के बावजूद, क्योंकि बाकी जो स्लेव थे मोहम्मद गोरी के वो भी कतई शासन की इच्छा छोड़ने वाले तो थे नहीं, क्योंकि बराबर अधिकार था सभी का। ये ठीक है कि गोरी के द्वारा सक्सेसर इसको अपॉइंट किया गया है, तो यलदौज और कुबाचा जैसे जो लोग थे वो इसे सीधा बैठने ही नहीं देते थे, तो ये सुल्तान की उपाधि कहाँ से धारण करेगा, आप खुद सोच कर देखिए। अब इसके बाद इसने केवल मलिक और सिपह सालार की जो पदवी है उसी से अपने आप को संतुष्ट रखा, और गोरी के अधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 में इसे दास्ता से मुक्ति मिल गई। तो कुल मिलाकर ये दास्ता से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ये सारी जानकारियां हमने यहाँ पर देखी। अब इसके बाद आप देखें कि अपनी उदारता के कारण ये बहुत ज़्यादा दान दिया करता था, ऐसा कहा जाता है। और ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की जो मस्जिद है उसको बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक पाठशाला को तोड़कर बनवाया गया था, और कुव्वतुल इस्लाम के साथ भी ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थापत्य बने थे उनकी सूचना यहाँ पर दी हुई। अब यहाँ पर ऐबक के बारे में दिया हुआ है कि इसने कभी सुल्तान की टाइटल को एज्यूम नहीं किया था। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि स्टेटमेंट दे देता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि को मोहम्मद गोरी की दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के बाद धारण किया, ऐसे दे देगा और बताने के लिए आपसे कहेगा कि बताइए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको ये चुनना पड़ेगा और उसके लिए फैक्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है ये दिल्ली में शुरू करवाता है। इल्तुतमिश इसके बचे कुचे काम को पूरा करवाता है। बाद में फिरोज शाह तुगलक के समय में इसकी जो चौथी मंजिल है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, तो फिरोज शाह तुगलक इसकी मरम्मत करवाता है, तो चौथी और पांचवीं माने 2 मंजिल इसमें और बनवा देता है। ये पूरी कहानी है कुतुब मीनार की, और जो इतिहास में वर्णित है। और मृत्यु जो है मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, तो ये घोड़े से गिरने की वजह से होती है। पोलो जैसा ये खेल होता है जिसे चौगान कहा जाता है, मतलब चौगान आप कह सकते हैं कि पोलो का पुराना रूप है। तो इसमें घोड़े पर बैठ के ही खेला जाता है, आप जानते हैं, और अकस्मात दुर्घटना होती है, घोड़े से फिसल जाता है, नीचे गिरता है और सिर में चोट लगने की वजह से मृत्यु हो जाती है। लाहौर में इसको दफना दिया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें देखी। इसके बाद आराम शाह का जो टाइम है वो सिर्फ 1 साल का है, और ये रूलर बनता है लाहौर का, मतलब ऐबक की मृत्यु के बाद, और बहुत ज़्यादा योग्य नहीं रहता है। ये ऐबक का बेटा था, और मिन्हाजुल सिराज के हिसाब से ऐबक की केवल 3 बेटियां थी, बेटा था ही नहीं। तो यहाँ जो इतिहासकार हैं उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। अबुल फजल के हिसाब से आराम शाह ऐबक का भाई था। कुल मिलाकर ये ऐबक के ही वंश का था, इतना आप समझे। आराम शाह का जो शासन है वो सिर्फ 8 महीने का था, 1 साल भी नहीं, सिर्फ 8 महीना। इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह को पराजित कर दिया जाता है, और इसके जो 2 सेनापति थे, इसमें अकसुनकर और फरूख शाह नाम के जो 2 बहादुर सेनापति थे जो इसकी सेना को संभाल रहे थे, वो युद्ध में मारे जाते। आराम शाह को लाहौरी सरदारों का समर्थन था और इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का, और इसमें इल्तुतमिश का जो पलड़ा रहता है वो मजबूत रहता है। और इल्तुतमिश का मूल नाम अल्तमस था, ये आप जानते हैं। 1211 से लेकर 36 तक ये रूल करता है। जो तुर्क शासक थे उसमें ये योग्य था, मतलब उन सभी शासकों में योग्य देखा जाता है। ये इल्बारी तुर्क डायनेस्टी या तुर्क ट्राइब से बिलोंग करता था। इल्हाम खान ये इसके पिता का नाम था। फाउंडर ये शमशी डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी का कहा जाता है। इल्बारी डायनेस्टी इल्बारी तुर्क के नाम पे इसकी डायनेस्टी का नाम रखा गया है, ये आपने देखा। और उपाधि इसकी सुल्तान है सईद, यानी भाग्यशाली सुल्तान, मतलब इसे किस्मत का साथ मिला, तो ये मिन्हाजुल सिराज के द्वारा इसको दी गई है। और शमसी डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी वो एक ही है, ध्यान दीजिएगा कि अलग नहीं है शमशी और इल्बारी। तो शमशी डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी का जो सबसे पहला रूलर या इसका फाउंडर है वो इल्तुतमिश है, और इसका सबसे अंतिम रूलर है नासिरुद्दीन महमूद, यानी इल्तुतमिश के वंश का। उसके बाद तब बलबन का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो उपाधि इसकी कौन कौन सी थी? सुल्तान सईद को आप देख रहे हैं, लकी सुल्तान, ये मिन्हाज के द्वारा दी गई थी। और सुल्तान आजम, ये नासिर अमीर उल मोमिन खलीफा के द्वारा दी हुई उपाधि है। गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, ये सब उपाधि है। अभिलेखों में ईश्वर की भूमिका, संरक्षक इसको कहा गया है, और संस्थापक भी कहा गया ईश्वर के साम्राज्य का। अब दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की टाइटल को कभी एज्यूम नहीं किया था। बाद में उसे गुलामी से मुक्ति मिल जाती है तो भी वो एज्यूम नहीं कर पाता है विरोध के चलते। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश को चूंकि भारी समर्थन प्राप्त था तो इसलिए सुल्तान की टाइटल को एज्यूम करता है।
और इसके लिए उसने खलीफा से परमिशन भी प्राप्त की थी, तो उसका रास्ता रोकने वाला कोई था नहीं। जब सर्वोच्च जो नियंता है, मतलब प्रशासनिक नियंता है, उसी ने परमिट कर दिया कि भाई ये खलीफा की ओर से सुल्तान घोषित हैं, तो फिर रास्ता कौन रोकेगा। तो इसके शासन की पुष्टि जो है वो सारे क्षेत्र में हो जाती है जब खलीफा की ओर से इसको परमिट दे दिया जाता है। सुल्तान आजम की जो टाइटल है उसको अज्यूम कर लेता है। गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है, मतलब एक गुलाम का ये दूसरा गुलाम। और इलबारी जनजाति का ये तुर्क था, ये आपने देख ही लिया है। खोखर विद्रोह को दबाने के अभियान में ये ऐबक के साथ गोरी की सेना में गया था और युद्ध में इसने साहस और कौशल का परिचय दिया था। और उसी समय गोरी ने कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा था कि इसे अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। मतलब आप ऐसे समझिए कि गोरी का गुलाम ऐबक था और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। इसके बाद आप आगे देखें, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवा कर पूरा किया, मतलब जो बचा कुचा निर्माण था वो इसी ने कंप्लीट करवाया। ऐसा ऐतिहासिक यहाँ पर जो लेख है वो लिखा हुआ है। अब इसमें आगे देखें, एक चीज़ और है कि इतिहास जब भी पढ़ा जाता है तो उसको निष्पक्ष होकर पढ़ना चाहिए। कम से कम अगर आप एग्जाम के पर्पज से पढ़ रहे हैं तो उसमें अपनी ओर से तर्क नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट दिया है उसको देखना है, हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें किसी मामले या पचड़े में नहीं फंसना है। नहीं तो देश में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही, और ये भी सच है कि इतिहास हमेशा एक जैसा स्थिर नहीं रहता है। इसको लिखने वाले की मानसिकता पर ही निर्भर करता है। तो ये परिवर्तित होता है, या जैसा सही है वैसा लिखा जाता है, या जैसा रहता है वैसे ही रहने दिया जाता है, ये समय बताता है। लेकिन फिलहाल हमें अपने एग्जाम पे फोकस होकर पढ़ना है, मूल बात ये, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह का कोई सांप्रदायिक या धार्मिक तर्क नहीं रखना चाहिए। अब इसके बाद आगे चलते, यहाँ और भी चीज़ें, जैसे कि मज़ेदार कहानी है ये पूरी दिल्ली सल्तनत की। तो इसमें आप देखिए कि इल्तुतमिश जो था वो ऐबक का दामाद भी था, बदायूं का गवर्नर भी था। मतलब पहले तो ये ऐबक का गुलाम था, लेकिन उसके बाद ये गुलामी से जब मुक्ति पा जाता है, गोरी के आदेश से गुलामी की जंजीर से इसे मुक्त कर दिया जाता है। तो उसके बाद ये ऐबक की पुत्री से विवाह करता है, तो ये इसका दामाद बन जाता है। बदायूं का ये गवर्नर बन जाता है, मतलब गवर्नर के पद पे इसको रखा जाता है। और अमीर शिकार का जो पद है, मतलब अमीर शिकार की जो टाइटल है वो इसको पहले से ही दी गई थी। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और इसी ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा करवाया था, इक्का व्यवस्था को शुरू किया था। ये सारी जानकारी यहाँ से मिलती, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि इल्तुतमिश जो था ये पहला शुद्ध अरबी सिक्के जारी करवाने वाला रूलर था। मतलब सल्तनत काल का जो इतिहास है उसमें सबसे पहले शुद्ध अरेबियन कॉइन्स को जारी करवाने का काम इसी ने करवाया था। और सल्तनत काल का जो पूरा टाइम पीरियड है इसमें दो इंपॉर्टेंट जो कॉइन्स थे, इसमें सिल्वर का कॉइन था उसको टंका कहा जाता था, और जो कॉपर का कॉइन था उसको जीतल कहा जाता था। ये इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि टंका और जीतल सबसे पहले किसने स्टार्ट करवाया था। और सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की जो परंपरा है वो भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की जाती है। मतलब टकसाल जो भी ढलाई वाली होती थी उसका नाम लिखा जाता था, तो इससे जो जाली सिक्के हैं, फर्जी सिक्के हैं, उन पर लगाम लगाई जा सकती थी। मतलब नकली सिक्कों के प्रचार प्रसार को रोका जा सकता था। और इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नाम के जो ऑफिसर्स हैं उनको अपॉइंट किया था। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अच्छा, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कैंपेन है उसको भी देख लेते हैं। तो 1226 का जो कैंपेन है ये रणथंभौर का कॉन्क्वेर करने वाला कैंपेन है। 70 रूलर्स जो है वो इसमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। 70 शासन जो है वो इस पर विजय पाने में असफल रहते हैं। इसकी जो सेना रहती है वो काफ़ी अनुशासित रहती है, और वहाँ जो 70 रूलर रहते हैं उनके बीच में फूट रहती है। योग्यता और सामर्थ्य तो उनके पास भी होता है, लेकिन आपस में मतभेद रहता है, इसकी वजह से वो पराजित होते हैं। तो ये रणथंभौर वाला क्षेत्र जो है ये जीत लेता है। इसके बाद 1227 में शिवालिक का जो पूरा माउंटेन एरिया है वहाँ पे मंडावर क्षेत्र को जीतता है। ग्वालियर वाले में परिहार शासक मंगलदेव को ये हरा देता है। और इल्तुतमिश का अंतिम जो कैंपेन था ये 1236 का है, ये बामियान में होता है, नॉर्थ वेस्ट बामियान वाला पोर्शन, और 1236 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इतनी जानकारियाँ हमने यहाँ पर देखी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था ये खुदाबंदे जहाँ शाह तुर्का, जिसका नाम शाह तुर्काना के नाम से हिस्ट्री में ज़्यादा पॉपुलर है, उसका और इल्तुतमिश का पुत्र था। मतलब इसकी माँ का नाम शाह तुर्काना था और बाप का नाम इल्तुतमिश था। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह उसका दूसरा बेटा था। सबसे बड़े बेटे का नाम नासिरुद्दीन महमूद था, जो कि सबसे ज़्यादा इसके बच्चों में योग्य था, ऐसा इल्तुतमिश मानता था। और वह उसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है 1229 से पहले। मतलब 1229 से पहले का जो समय था उसमें वो उसी को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था, लेकिन 1229 में इसका देहावसान हो जाता है, मतलब असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश अपना अगला उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को घोषित करता है। लेकिन जो दल चालीसा इसी के द्वारा डेवलप किया गया रहता है, मतलब सरदारों का एक झुंड रहता है। तो ये जो सरदार रहते हैं इस रजिया को यहाँ टिकने नहीं देते। और साथ में शुरुआत में क्या होता है, तो शाह तुर्काना और इन सरदारों के बीच में साठगांठ होती है, और एक षड्यंत्र के तहत रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। रजिया का अधिकार छीन लिया जाता है। तो रजिया जो है यहाँ पे दिल्ली की जनता से न्याय मांगने के लिए जाती है, और जनता जो है इसको पूर्ण समर्थन देती है। और मिन्हाजुल सिराज के हिसाब से फिरोज शाह जो था, मतलब रुकनुद्दीन फिरोज शाह की बात हो रही है, ये नशे का शौकीन था, मतलब नशा खूब करता था, और हाथी पर चढ़कर ये टंके ऐसे ही लुटाया करता था। मतलब जो मन में आया वही करता था, इसका दिमाग इसके कंट्रोल में नहीं रहता था, ऐसा इसमें लिखा गया। इसके बाद रजिया सुल्ताना जो है वो सत्ता संभालती हैं। जन्म इनका 1205 में बदायूं में हुआ था। उम्दतुल निस्वा इसकी उपाधि थी। और जलालुद्दीन रजिया, ये संस्कृत के शिलालेखों में उसको कहा गया है।
और रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। मतलब दिल्ली सल्तनत या इस तरह की इस्लामिक सल्तनत में किसी भी महिला का इतने ऊंचे शासन के पद पर पहुंचना ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो ये बहुत हिम्मत का काम था। और तुर्कमान खातून ये कुतुब बेगम के नाम से विख्यात थी, ये इसकी माता थी रज़िया की। और सुल्तान रज़ियतुल दुनियावाद दिन बिंत अल सुल्तान के रूप में इन्होंने अपने सिक्के, मतलब रज़िया ने अपने सिक्के ढलवाए थे। रज़िया ने ख्वाजा मुहाज़बुद्दीन को निज़ामुल मुल्क की टाइटल से नवाजा था और वज़ीर नियुक्त किया था। और मलिक सैफुद्दीन ऐबक को अगर आप देखें, यहाँ पे हम देख रहे हैं मलिक सैफुद्दीन ऐबक जो है, इनको कुतलुक खां की उपाधि से नवाजा था और सेना का प्रधान भी बनाया था, मतलब ये सेना के हेड भी हुआ करते थे। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायब लश्कर बनाया जाता है और इज़ुद्दीन कबीर खान अयाज जो है, इनको लाहौर की सूबेदारी दी जाती है। इस प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। अब यहाँ पे रज़िया के समय की कुछ पोस्ट है जिन्हें आप देखें तो इसमें नायब लश्कर को आप देख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हबीबुल्ला, यानी हबीबुल्ला महोदय हैं, इनके हिसाब से नायब लश्कर का जो पद है ये रज़िया के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, मतलब यहीं से वो शुरू करती है। और कबा और कुलाह तो आप जानते ही हैं, इसने महिलाओं वाले कपड़े जो पर्दा प्रथा थी और तमाम महिलाओं से संबंधित वस्त्र थे जो कि मुंह ढकने और शरीर ढकने पे ज़्यादा जोर देते थे, उनका त्याग कर दिया और उसकी जगह पे ये पुरुष वेश धारण कर लेती है। मतलब काबा यानी जो कुर्ता है और कुलाब यानी जो पगड़ी होती है, कुलाह इसको कहा जाता है, तो पगड़ी ये धारण करती है और बाकायदा मर्दाना वेश बनाकर ये दरबार में बैठती है और आमने सामने अपने दरबारियों से चर्चा करती है, जो कि एक शासक के लिए आवश्यक है। वो घूंघट ओढ़कर या बुर्का पहनकर शासन नहीं कर सकता है कोई भी शासक। जब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होगा, आंखें मिलाकर वो अपने दरबारियों से बात करेगा, तभी वो एक शासक की हैसियत से बना रह पाएगा। ठीक है, पर्दे के पीछे से शासन नहीं हो सकता है, कुल मिलाकर बात यह। तो रज़िया इस चीज़ को समझती थी और ये बात दल चालीसा को बहुत अखरती थी। मतलब उन्हें कतई गंवारा नहीं था कि एक औरत जो है वो उनके ऊपर शासन करे। पहली तो यही दिक्कत थी और दूसरी दिक्कत जो ये थी कि रज़िया महत्वाकांक्षी थी, वो इनकी सुनती कम थी। अब कैथल के डकैतों ने रज़िया और अल्तुनिया की हत्या कर दी 1240 में, तो ये यहाँ पे रज़िया का काम समाप्त हो जाता है और दिल्ली सल्तनत की ये पहली और अंतिम महिला शासिका थी। व्यक्तिगत लिहाज से देखा जाए तो भारत में पहली स्त्री के संबंध में इस्लामिक परंपराओं का इसने उल्लंघन किया था। ठीक है, और राजनीतिक दृष्टि से इसने राज्य की शक्ति को सरदारों और सूबेदारों में विभाजित करने के स्थान पे सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया था और इल्तुतमिश ने भी यही किया था। इल्तुतमिश के समय में जो केंद्रीकृत शासन था तो वो भी यही काम करता है कि शासन को अपनी मुट्ठी में रखता है और ये योग्यता उसने अपने पिता से सीखी थी, तो उसने भी यही अप्लाई किया, मतलब शासन को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया, जो कि दल चालीसा यानी जो सरदारों का गुट रहता है उसको बहुत खराब लगता है क्योंकि पावर उनके हाथ से फिसल रही थी। तो वो षड्यंत्र करते हैं और रज़िया को मरवा देते हैं। तो ये पूरी कहानी है। अब आगे चलते हैं। बीच के शासकों को देखना व्यर्थ है क्योंकि वो बलबन के खींचे गए धागे पर नाचने वाली कठपुतलियाँ थे। मतलब पीछे से दल चालीसा जो है वो डोरे खींचता था और वो डांस करते थे, इस प्रकार का उनका शासन था। वो मजबूर थे, मतलब उनके पास अपनी कोई पावर नहीं रह जाती है, सारी पावर जो है वो सरदारों, मतलब जो ये तुर्क सरदार थे, इनके हाथ में रहती है। तो अभी इसमें जो सरगना था इसका, ये बलबन नाम है इनका, और बलबन जो है ये बहुत सारे शासक जो इल्तुतमिश के सक्सेसर हैं उनके पीठ पीछे रूल कर रहा होता है पहले से ही, मतलब इनडायरेक्टली। लेकिन डायरेक्ट रूल जो इसका स्टार्ट होता है वो 1266 से शुरू होता है और 1287 तक रहता है। इसका ओरिजिनल नेम बहाउद्दीन था और बलबन खुर्द के तौर पे, मतलब निक नेम के तौर पे इसका जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वो बलबन एक खुर्द था, मतलब जूनियर बलबन। और पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन ये बाद में एज्यूम करता है। टाइटल इसकी गयासुद्दीन, व्हेन ही बिकम सुल्तान एज्यूम हिज टाइटल, एज्यूम दिस टाइटल, मतलब जब ये सुल्तान बनता है तो इस टाइटल को एज्यूम करता है जो कि है गयासुद्दीन। और उलूग खां की टाइटल, मतलब खुद को महान बताने वाली जो टाइटल है वो एज्यूम करता है। नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही की उपाधि जो है वो धारण करता है। इलबारी तुर्क जाति का ये भी था और फाउंडर ये बलबनी डायनेस्टी का कहा जाता है, मतलब सेकेंड इलबारी डायनेस्टी का फाउंडर इसको कहा जाता है। और कैकुबाद जो है वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। दीवाने अर्ज क्या है इसको आप देखें तो दीवाने अर्ज असल में यहाँ कई चीज़ें हैं, जैसे कि दीवाने अर्ज है, शिक है, बरीद है, इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो दीवाने अर्ज जो था ये बलबन के द्वारा इस्टेब्लिश किया हुआ एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था और इसे दीवाने अर्ज का नाम दिया गया था। इसके पहले जो चीफ हुआ करते थे वो अमीर खुसरो के नाना इमादुल मुल्क रावल थे। इमादुल मुल्क रावत इन्हें कहा जाता था और ये रावत अर्ज के तौर पे भी विख्यात थे। ठीक है, तो दीवान अर्ज नाम का जो डिपार्टमेंट है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है। सबसे पहले इसकी इस्टेब्लिशमेंट गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की गई थी, इसको याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद शिक को देखिए तो शिक का मतलब जिला होता है यानी डिस्ट्रिक्ट होता है। तो 1279 का जो टाइम था उसमें सबसे पहले बलबन के द्वारा ही जिलों के रूप में शिकों का डेवलपमेंट किया गया था और इनका जो प्रमुख होता था उसको शिकदार कहा जाता था। इसके बाद बरीद को आप देखें तो बरीद जो था ये गुप्तचर होता था, मतलब जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसका ये हेड हुआ करता था। और बलबन के द्वारा जो यहाँ पे कुबा जो होता था उसकी अपॉइंटमेंट हर इक्ते में की जाती थी, मतलब हर इक्ते के हिसाब से की जाती थी। और इक्ता जो है वो क्या है तो ये सूबा के तौर पे या प्रोविंस के तौर पे देखा जाता है।
बरीद जिसमें आप देख रहे हैं ना, मतलब बरीद के तौर पे, तो बरीद जो है ये मुख्य संवाददाता होता था, मतलब गुप्तचर आप समझ सकते हैं। साहिब दीवान, ये एकताओं में से ख्वाजा या साहिब दीवान, ये प्रांतीय दीवान के तौर पे सामने आता है, मतलब इसकी अपॉइंटमेंट बलबन के समय में की गई थी। और जागीरदारी व्यवस्था को भी देख लीजिए, तो जागीरदारी का जो सिस्टम था, इसमें सोल्जर्स को जागीर दी जाती थी, मतलब सैनिकों को सैन्य सेवा जो देते थे उसके बदले में जागीर दी जाती थी, और वो परमानेंट आर्मी में नहीं रहते थे, बल्कि जब जागीर उन्हें मिल जाती थी तो उस जागीर पर अपना रूल करते थे, वहाँ से जो टैक्स वगैरह प्राप्त होता था उससे अपना भरण पोषण करते थे, और जब समय लगता था, राज्य का इन्विटेशन मिलता था, तो वो जाकर युद्ध में लड़ते थे, ऐसा होता था। और खलीफा वाला जो सिस्टम है उसमें क्या है, तो बलबन ने अपनी जो पॉलिटिकल पावर्स थी उनको यूज़ करने के लिए खलीफा की अनुमति लेने का जो काम है, उसकी मतलब खलीफा की अनुमति लेने की जो चर्चा है वो यहाँ से दिखाई देती है। और 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है और उसे दारुल अमान में दफन कर दिया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी। आगे बढ़ते खिलजी डायनेस्टी को देख लेते हैं, 1290 से लेकर 1320। तो खिलजी रूलर्स जो थे उसमें सबसे पहला खिलजी रूलर था जलालुद्दीन खिलजी, और खिलजी डायनेस्टी का पूरा टाइम जो है वो 1290 से लेकर 1320 का है, जिसमें से कि जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है वो 1290 से स्टार्ट होकर 1296 तक चलता है। और ये जो समय है बीच का 6 साल का समय है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, इसे इब्ने सईफ यानी तलवार का बेटा शाइस्ता खां इस प्रकार की टाइटल से नवाजा गया था। 70 साल की उम्र में ये सुल्तान बनता है, मतलब सबसे बूढ़ा सुल्तान इसको कहा जाता है, सबसे वृद्ध सुल्तान था। इसके बाद इब्राहिम रुकनुद्दीन का जो टाइम है वो 1296 में है। अलाउद्दीन खिलजी या अली गुरशास्प, इसका 1296 से लेकर 1316 तक का टाइम यहाँ आप देख रहे हैं। अली गुरशास्प या अली इसका मूल नाम था, बाद में ये अलाउद्दीन खिलजी के नाम से सिंहासन पर बैठता है। और अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया व दीन मोहम्मद शाह खिलजी, ये इसने अपना पूरा नाम रखा था सुल्तान बनने के बाद। और सल्तनत का समुद्रगुप्त इसको स्टैनले लेनपूल ने कहा है। समुद्रगुप्त को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो अजेय था, उसको किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ा और वो बहुत महत्वाकांक्षी था। ठीक है, तो वो जो अजेयता है वही देखकर लेनपूल ने कहा कि ये मध्यकाल का या सल्तनत का समुद्रगुप्त है। अब इससे संबंधित जो संस्कृत के इंस्क्रिप्शन है उसमें जोधपुर और पंडुआ के जो इंस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जिससे कि इसकी सूचनाएं मिलती हैं। इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर को देखिएगा 1316 और ये समय था। इसके बाद मुबारक शाह का जो टाइम है वो 1316 से लेकर 1320। खलीफतुल्लाह, इसके अलावा अल इमाम और उल इज़ाम, इस तरह की जो टाइटल है वो इसने एज्यूम की थी। और दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र सुल्तान था जो खुद को खलीफा बता देता है, खलीफा से टाइटल वगैरह नहीं लेता है, खलीफा से परमिशन नहीं लेता है, कहता है कि हम ही खलीफा हैं। और सिक्कों पर इसने उपाधि जो है वो खलीफुल्लाह के तौर पे अपनी अंकित करवाई। अब इसके बाद नासिरुद्दीन खुसरो को देखिए, ये खिलजी रूलर नहीं था, ये ध्यान दीजिएगा। नासिरुद्दीन खुसरो जो था ये खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था, और इसकी जो टाइटल थी ये खुसरो थी, और मुबारक खिलजी ने इसको खुसरो की टाइटल एज्यूम करवाई थी। पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करता था, मतलब कहता था कि हम प्रॉफिट के कमांडर हैं। और 1320 का जो रूल है वो इसके जिम्मे था, मतलब ये अंतिम रूलर है। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो जो शुरुआती शासक है, सबसे पहले तो जो इस्टेब्लिश करने वाला व्यक्ति है यानी जलालुद्दीन खिलजी, इसके बारे में देख लेते हैं। 1290 से लेकर 1296 ये इसका समय है। और यहाँ इब्ने सईफ के नाम से इसको जाना जाता था। इब्ने सईफ का मतलब होता है तलवार का बेटा। शाइस्ता खां ये कैकुबात के द्वारा दी हुई इसकी टाइटल है। 70 साल की उम्र में ये सुल्तान बना था, ये हमने देखा ही। खिलजी डायनेस्टी की नींव यहीं से रखी जाती है जलालुद्दीन के द्वारा। और राज्याभिषेक इसका 70 वर्ष की उम्र में यानी 1290 में होता है। किलोखरी जो है इसको कीलूगढ़ भी कहा जाता है, ये एक पैलेस था, वहाँ पे इसका राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन वाला काम जो है वो होता है। अब इसका जो विजय अभियान था वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके कैंपेन। तो 1290 AD में रणथंभौर का कैंपेन होता है। 1292 का जो टाइम है उसमें जलालुद्दीन ये मंडौर दुर्ग जो था वहाँ राजपूतों का पूरा गढ़ हुआ करता था, तो उस पर हमला करके उसे छीन लेता है। 1292 में ही कड़े मानिकपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ के इक़्तिदार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा का जो भिलसा क्षेत्र है वहाँ पे लूट की जाती है, मतलब लूटपाट की जाती है। ये सब काम है। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी खुद को बगावती दिखाने के लिए इब्ने सईफ की टाइटल को एज्यूम करता था। वो नारा इसका लगाता था, मतलब तलवार का बेटा वो खुद है ऐसा कहता था। और इसी ने पगड़ी धारण करने का जो काम है वो स्टार्ट किया, मतलब जो टर्बन होती है उसको ये धारण करता है। और मंगोलों के बीच में इस्लाम का प्रचार करने का जो काम है, उसकी प्रोपेगेशन का जो काम है वो भी जलालुद्दीन खिलजी के ही जिम्मे था, मतलब उसी ने ऐसा किया था। मंगोलों का इस्लामीकरण करने का काम ये इसी ने किया था। नैनी जलालुद्दीन का अधिकारी था और समकालीन शेख बशीर ये संत है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का आधार स्थायी नहीं था, ऐसा इसने मतलब इसी संत ने कहा है। ये पूछा जाता है कि मतलब इसका फाउंडेशन जो था अलाउद्दीन खिलजी के पूरे साम्राज्य का वो स्टेबल नहीं है, तो ये कथन किसका है? शेख बशीर के द्वारा कहा गया है। और जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बनता है तो अलाउद्दीन को अमीर तुजुक का जो पद है वो दिया जाता है, और अपनी पुत्री का विवाह ये अलाउद्दीन से कर देता है। और इसमें वो पुत्री का विवाह अपनी स्वेच्छा से नहीं करता है, अलाउद्दीन अपनी ज़बरदस्ती कर लेता है। मलिक छज्जू के विरोध को दबाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को कड़े मानिकपुर की सूबेदारी दी जाती है। और जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ये कहा जाता है कि वो निष्ठावान, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था।
और अलाउद्दीन खिलजी उतना ही महत्वाकांक्षी था और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो इसीलिए बाद में जब उसकी महत्वाकांक्षा के रास्ते में जलालुद्दीन खिलजी आता है तो वो उसे अपने रास्ते से हटा देता है। अब यहाँ आप देखें कि ये वृद्ध शासक था और दुश्मनों के खिलाफ जो दुर्बल नीति है उसका पालन करता था। मतलब दुश्मनों के लिए जो मुलायम नीति थी उसको ये अपनाता था। ऐसा नहीं था कि बहुत सख्त रवैया अपनाता था, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक समय होता है। जो युवावस्था होती है ना, मतलब यंग एज होती है, उस समय खून उबलता रहता है, जरा सी बात पर गुस्सा आता है और विद्रोहियों को दंड देने की कड़ी इच्छा होती है। मतलब जैसा को तैसा मुंहतोड़ जवाब देने की इच्छा होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है, प्रौढ़ आदमी होता है, उसके बाद बुढ़ापे की ओर बढ़ता है, मतलब मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे बदला लेने की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि सामर्थ्य कम होने लगता है ना। उसके पीछे मेन रीज़न यही है, शरीर जो है वो धीरे धीरे थकने लगता है। तो वही चीज़ यहाँ भी थी, वृद्धावस्था में जोश की कमी, तो ये शत्रुओं को क्षमा करता रहता था हमेशा। अब इसे दयालुता कहा जाए या शरीर की कमजोरी कहा जाए, जो मान सकते हैं। सीधी मौला का जो विद्रोही गतिविधियों में संलिप्त होने वाला काम है, उसके एवज में उसको मृत्युदंड दिया जाता है। सीधी मौला वाला जो कांड था उसे आप देख रहे हैं, ये हमने देखा। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को देख लेते हैं। 1296 से लेकर 1316 का टाइम पीरियड है। इसका जन्म होता है 1266 में सिरसा नाम की जो जगह है वहाँ पे। अली या अली गुरशास इसका ओरिजिनल नाम था। और इसका कोरोनेशन होता है 3 अक्टूबर 1296 को। ये जो कोरोनेशन का काम है, ये अपने चाचा की हत्या करके सिंहासन पर बैठता है। चाचा यानी जलालुद्दीन खिलजी। और रुकनुद्दीन इब्राहिम को हटाकर बलबन के लाल भवन में जो दौलत खाना ए जुलूस नाम की जगह है, वहाँ पे ये अपना कोरोनेशन करवाता है। उपाधि कौन सी धारण करता है, तो अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दुनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी, इतनी लंबी जो टाइटल है। इसके अलावा सिकंदर सेकंड और सल्तनत का समुद्रगुप्त, ये जो समुद्रगुप्त वाली टाइटल है तो लेनपूल के द्वारा इसको दी गई। और यामिन उर खिलाफत, नासिर अमीन मोमिनीन, इस तरह की जो टाइटल है लंबी चौड़ी, वो एज्यूम करता है। पिता का नाम इसके शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था। और 1303 में चित्तौड़ का जो कॉन्क्वेस्ट था, उसके बाद अलाउद्दीन ने बाजार प्रणाली को लागू किया था। बाजार सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था। अब इसके भारत में जो अभियान थे, अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि इतना ज़्यादा एम्बिशियस था और उतना ही ज़्यादा क्रूर था, नृशंस, कि इसके मन में महत्वाकांक्षा थी विश्व विजय करने की, सिकंदर की तरह से। लेकिन इसके जो भला चाहने वाले शुभचिंतक थे, उन्होंने सलाह दी कि पहले भारत को अपने कंट्रोल में करिए, मतलब भारत के हर एरिया को, और उसके बाद तब दुनिया के बारे में सोचेंगे। पहले ये नहीं कि पहले दुनिया में ही कूद पड़े तो सिर्फ मुंह की खाने के अलावा और पराजित होकर बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो उन सलाहों को ये मान लेता है और पहले भारत की ओर अपना फोकस, मतलब पूरे चारों ओर के जो भारत का एरिया है उसकी ओर अपना फोकस करता है। तो यहाँ आप गुजरात अभियान को देख रहे हैं। पहले नॉर्थ इंडिया वाला जो इसका कैंपेन है उसको देख लेते हैं। तो गुजरात कैंपेन जो है ये 1298 AD का है और उलूग खां को ये भेजता है वहाँ पे, उलूग खां और नुसरत खां को, गुजरात को कॉन्क्वायर करने के लिए। जैसलमेर का जो विजय अभियान है उसमें राजपूत शासक रहते हैं दूदा और उनके सहयोगी तिलक सिंह। ये 1299 में पराजित हो जाते हैं और जैसलमेर भी अलाउद्दीन के हाथ लग जाता है। रणथंभौर वाला जो किला था वो 1301 में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो अभियान जाता है उसके अंतर्गत मतलब अलाउद्दीन के हाथ में चला जाता है। चित्तौड़गढ़ जो है इस पर भी अपना अभियान चलाता है 1303 में। मालवा दुर्ग पर ये अपना कब्जा कर लेता है शीतल देव को हरा के 1305 का समय। इसके बाद आप देखें जालौर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक आर्मी कैंपेन भेजता है और गुलो बिहिश्त के नेतृत्व में ये सेना होती है। गुलो बिहिश्त एक नौकरानी रहती है, मतलब इसकी सेविका रहती है और उसी के नेतृत्व में ये सेना भेजी जाती है। इसके बाद साउथ कैंपेन, ये तो नॉर्थ कैंपेन हमने देखा है। साउथ कैंपेन क्या था, तो साउथ कैंपेन में सबसे पहला अभियान आप देखेंगे कि ये दक्षिण अभियान के तौर पे देखा जाता है। नायब उप सुल्तान मलिक काफूर इसका था, मतलब ये नायब इसका कहा जाता था। एक तरह से उप सुल्तान या सुल्तान का दाहिना हाथ इसको माना जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि ये समलैंगिक था, कुछ लोग कहते हैं कि ये नपुंसक था। दोनों इसके बारे में चर्चे हैं। तो कुल मिलाकर मलिक काफूर जो कि एकदम अलाउद्दीन के साथ चिपका रहता था साये की तरह से, तो ये नेतृत्व इसका करता है और ख्वाजा हाजी इसका सहायक था। मलिक काफूर के नेतृत्व में ज़्यादातर जो साउथ वाले कैंपेन है वो होते हैं। और अंत में एक अफवाह इसको अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई देती है कि मलिक काफूर जो है, जो दासियाँ अलाउद्दीन के मनोरंजन के लिए वहाँ से किडनैप की गई थी, मतलब हस्तगत की गई थी, उनको मलिक काफूर ने अपने कंट्रोल में कर लिया है, मतलब उनसे वो अपना संबंध बना चुका है। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और वो दासियों को मरवा कर उनका जो गोश्त रहता है उस गोश्त के बोरे के बीच में मलिक काफूर को बंधवा देता है और उसकी गठरी बनवाकर दिल्ली बुलवाता है। और गोश्त के बीच में दबे होने की वजह से, और गर्मी का सीजन था ही, उसका दम घुट जाता है और वो रास्ते में ही मर जाता है। तो इस तरह का अंत इसका होता है। फिलहाल ये कहानियाँ हैं, कितनी सही है ये कोई नहीं जानता है। अब यहाँ आप देखें जो इतिहास में दिया है, तो अभियान का नेतृत्व ये करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे देवगिरी का जो अभियान है, इसमें रामचंद्र देव को ये हरा देता है, मतलब मलिक काफूर ही हराता है। वहाँ कैंपेन का नेतृत्व यही कर रहा होता है। वारंगल यानी तेलंगाना वाला जो आक्रमण है ये 1309 का है। इसकी राजधानी वारंगल थी तेलंगाना वाले क्षेत्र की, और काकतीय डायनेस्टी यहाँ पर रूल कर रही थी। होलसेयों का समय देखिएगा, तो होलसेयों का जो यहाँ पे मतलब अलाउद्दीन खिलजी का कंटेम्प्रोरी रूलर होलसे राजा था वीरबल्लाल III। और 1310 में काफूर ने होलसेयों पर भी हमला कर दिया था, हालांकि वो पूर्ण रूप से जीतता नहीं है।
पांड्य राज्य पर भी हमला किया था काफूर ने 1311 में, यानी दक्षिण में जो एकदम सुदूर दक्षिण वाला क्षेत्र था वहां तक ये हमला करता है। इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह भी होते हैं, जैसे कि यहाँ रिवॉल्ट जो होते हैं उसमें मंगोलों का विद्रोह है। ये नए मुसलमान थे, मतलब पहले ये मुस्लिम नहीं थे, ये चाइना के मूल प्रजाति थे और ये अलग अलग धर्मों में उलझे हुए थे। मूल रूप से इनका धर्म जनजातीय धर्म था, मतलब एक ट्राइबल ग्रुप की हैसियत से ये रहते थे। तो ये आसानी से इस्लाम के प्रभाव में आ जाते हैं और नए नए मुसलमान बने थे तो ये बगावत कर देते हैं। और 1299 में इन्होंने गुजरात की लूट में एक बड़े हिस्से की मांग को लेकर विद्रोह कर दिया। पैसे का लालच देकर ही इनका इस्लामीकरण किया गया था और बाद में जब पैसा इन्हें कम मिलता दिखता है तो ये विद्रोह कर देते हैं और अपना हिस्सा मांगते हैं। इसके बाद अकूत खां का विद्रोह आप देखते हैं, ये जो रिवॉल्ट है ये दूसरा था 1301 का, और अलाउद्दीन के खिलाफ उसने, मतलब ये अकूत खां है कौन, तो ये अलाउद्दीन का भतीजा है जो कि इसके खिलाफ रिवॉल्ट करता है। और मंगू खां का जो रिवॉल्ट है ये थर्ड था, ये अलाउद्दीन का भांजा था उमर, बदायूं का इक्तेदार, और मंगू खां जो कि अवध का इक्तेदार था, उन दोनों ने मिल के किया था, ये आप देख सकते हैं। और हाजी मौला के द्वारा चौथा वाला किया गया था विद्रोह जो कि दिल्ली में हुआ था। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अलाउद्दीन खिलजी के समय के जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कार्यभार था उसको देख लेते हैं, मतलब जो डिपार्टमेंट इसने डिसाइड किए थे। अब इसमें पहले तो दीवान इंशा को आप देख रहे हैं, तो दीवान इंशा जो था ये शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करने का काम करता था और स्थानीय जो ऑफिसर्स होते थे, लोकल अथॉरिटी होती थी, उनके साथ करस्पॉन्डेंस का काम करता था। दीवान रिसालत जो था ये क्या करता था, तो दीवान रिसालत ये ड्राफ्टिंग ऑफ लेटर का काम करता था टू बी सेंट टू नाइबरिंग स्टेट्स एंड कॉन्टेक्टिंग फॉरेन एम्बेसडर्स। दीवान रियासत को देखिएगा, ये कॉमर्स मिनिस्टर भी कहा जाता था इसको, मतलब कॉमर्स वाला सेक्टर इसका था। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बिजनेस क्लास एंड इम्प्लीमेंट इकोनॉमिक रूल। दीवान वजारत को देखिएगा तो इट्स चीफ वाज वजीर। दीवान वजारत जो होता था इसका चीफ कौन था, वजीर होता था। और इट्स मेन डिपार्टमेंट वाज फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसका जो मेन काम था वो फाइनेंस वाले सेक्टर को देखना था, लेकिन इसका जिम्मा जो था बाकी चीज़ों का भी इंस्पेक्शन करना था, मंत्री की हैसियत होती थी। दीवान अर्ज, अब ये जो दीवान आरिज था या दीवान अर्ज था, असल में दीवान आरिज ही इसको कहेंगे। तो आरिज मुमालिक या युद्ध मंत्री या सैन्य मंत्री की हैसियत इसकी होती थी, कमांडर वाली हैसियत होती थी। सेना में भर्ती करना, तनख्वाह देना, सेना का हुलिया लिखने का काम, मतलब कौन सा सैनिक कैसा दिखता है, और सैनिकों का पूरा नाम सूची ये सब रखने का काम, मतलब पूरा जो मिलिट्री रिकॉर्ड है उसको रखने का काम ये करता था। शहनाई मंडी को देखें, इसके नीचे ही है। तो शहनाई मंडी क्या होता था, ये चीफ ऑफ मार्केट होता था, और चीफ ऑफ मार्केट को शहना कहा जाता था, और ये डिपार्टमेंट था जिसको शहनाई मंडी कहते थे। अब ये डिपार्टमेंट जो था इसमें 3 शहना होते थे और एक चीफ होता था। कुल मिलाकर ये जो पूरा डिपार्टमेंट बनता था इसको शहनाई मंडी कहा जाता था। इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसे आपने देखा। मुहत्सिब क्या था, तो ही वॉज द कंट्रोलर ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक एंड रेगुलेटेड वेट एंड मीजर, ये इसका काम था। और नीचे आप देखें, इसमें मुहत्सिब के नीचे परवाना नवीस। तो परवाना का मतलब होता है परमिट, यहाँ पे परवाना का मतलब कोई आदेश पत्र नहीं, आदेश भी कह सकते हैं क्योंकि ये आदेश ही होता था व्यापारियों को व्यापार करने के लिए। तो ये परमिट होता था या लाइसेंस आप इसे कहिए, लाइसेंस जारी करने का डिपार्टमेंट ये परवाना नवीस से वजारत होता था, लेकिन यहाँ पे परवाना नवीस इसका हेड होता था। और मुनहियन या मुनही ये जासूस होता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो से संबंधित होता था। बरीद मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का मेन ऑफिसर होता था। वकीलेदार जो है ये राजमहल से संबंधित जितना भी फुटकर काम होता था उसकी देखरेख करने का काम करने वाला हेड ऑफिसर होता था। इस प्रकार की पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, यहाँ पे सरजानदार या सर्जनदार इसको कहा जाता है। तो ये जो अंगरक्षक होते थे उनका हेड होता था, सुल्तान के अंगरक्षकों का हेड। और अलाउद्दीन के समय में ये जो सर्जनदार का पद है ये ज़्यादातर मलिक काफूर के ही पास था ज़्यादा समय तक। मलिक काफूर की मृत्यु के बाद ये बाकी जो है उनके हाथ जाता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस सम ऑफ अदर ऑफिसर्स ऑफ पैलेस, मतलब इसके अलावा कुछ और भी ऑफिसर होते थे, जैसे कि अमीर आखूर है घोड़ों के सेना का मुख्य, और शहनाई पील होता था, अमीर शिकार होता था। शहनाई पील जो है ये हाथियों की जो पूरी टुकड़ी होती थी सेना में उसकी देखरेख करता था। अमीर शिकार होता था, शराबदार होता था, मुहरदार होता था, इस तरह के तमाम ऑफिसर्स होते थे। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा इसने बहुत ही मजबूत और बहुत ही कड़ा बना कर रखा था। ये चीज़ें हमने यहाँ से देखी। अब आगे बढ़ते तुगलक डायनेस्टी को देख लेते हैं। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक था और लास्ट रूलर इसका नासिरुद्दीन महमूद था। इनकी कास्ट भी तुर्क थी, मतलब ये भी तुर्क जाति से ही या तुर्क जो कबीला था उसी से बिलोंग करते थे। तुगलक डायनेस्टी का जो समय है वो 1320 से लेकर 1412 तक का है। गयासुद्दीन तुगलक इसका फाउंडर था और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेकर 1325 तक का है। अब इसकी जो टाइटल थी, यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक की टाइटल आप देख रहे हैं, तो इसकी जो टाइटल थी मूल रूप से अल शहीद दिखाई देती है और मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर गयासुद्दीन की ये जो टाइटल है ये अक्सर दिख जाती है। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक नीचे ही है 1325 से लेकर 1351। इसका मूल नाम मलिक फ़खरुद्दीन जौना खां था, जौना खां इसका मूल नाम था। और अब्दुल मजाहिद ये उपनाम ये अपना धारण करता है। उलू खां अल सुल्तान जिल्ले इलाही ये अपनी टाइटल अज्यूम करता है।
और ये जिन प्रभा सूरी जो जैन संत हुआ करते थे उस समय के, उनके साथ विचार विमर्श करता था, गंगा जल पीता था और होली मनाता था, ऐसा कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर रिलीजियस टॉलरेंस का ये जीता जागता नमूना था, ऐसा मेडिवल टाइम पीरियड के जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसके बारे में लिखा है। और इसमें से बहुत सारे जो थे वो कट्टर चरमपंथी थे, तो उन्होंने इसके बारे में जो अच्छी बातें हैं वो कम लिखी हैं और बुरी बातें ज़्यादा लिखी हैं। कुल मिलाकर ये पढ़ा लिखा सुल्तान था। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान यही था और सबसे खराब जो शासनकाल है वो इसी का माना जाता है, क्योंकि इसके जितने फैसले हैं वो सब इसके ऊपर उल्टे पड़ जाते हैं। इसीलिए जब ये मरता है तो इसके विषय में कहा जाता है, किसने कहा था वो भी देखेंगे हम, कि यह मरा तो ऐसा लगा कि इसे इसकी प्रजा और इसके राज्य से छुटकारा मिला और इसकी प्रजा को इससे छुटकारा मिल गया। मतलब इसने जीव छोड़ा किसी तरह से, जबकि इसने अच्छाई का काम करने की कोशिश की थी, लेकिन जो निर्णय लिए उनका समय सही नहीं था, तो स्ट्रैटेजी बनाने में ये कमज़ोर था। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगला जो सुल्तान है ये फिरोज शाह तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक को हमने देख लिया है। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है ये 1351 से लेकर 1388 तक का है। इसका ओरिजिनल नाम कमालुद्दीन फिरोज था और इसकी जो टाइटल है उसमें सैयद उस सलातीन का नाम आप देख रहे हैं। मतलब सैयद उस सलातीन ये टाइटल है जो कि खलीफा के द्वारा इसको दी गई थी और सल्तनत का जय सिंह, इसको भी मिडिवल टाइम पीरियड के जो हिस्टोरियन है वो कहते हैं। इतिहासकार एल्फिंस्टन और इलियट के द्वारा इसको सल्तनत का अकबर कहा गया है और ये एक निर्वाचित सुल्तान था। मतलब इसका निर्वाचन किया गया था, यानी इसे चुना गया था, मतलब जन समर्थन इसे प्राप्त था। और गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड, जिसे कि तुगलक शाह भी कहा जाता था, यहाँ आप देख रहे हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1388 से लेकर 1389 तक का है। इसके बाद जो अगला है वो अबू बकर शाह है, 1389 से लेकर 1390 तक का। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394 तक का। और अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 का जो टाइम पीरियड है वो। और लास्ट रूलर है नासिरुद्दीन महमूद, ये तुगलक डायनेस्टी का अंतिम सुल्तान था और इसके वजीर का नाम मल्लू इकबाल था। और 1394 से लेकर 1412 तक, मतलब 1412 तक इसका रूल रहता है। ये पूरा जो तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है और पूरी जो क्रोनोलॉजी है उसको हमने देखा। अभी डिटेल में इसको देखना बाकी है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।